यस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 का जो इनिशियल है अराउंड 45 मिनट, दैट इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड डिस्कशन किया था। ठीक है, अगर हम टोटल समराइज करें चीज़ों को तो इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट बेसिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिक में हम लोग 2 फार्मूला वहाँ पे सीख के आए थे। एक इज फर्स्ट जो फार्मूला था दैट इज रिलेटेड टू ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट, हाउ वी विल कैलकुलेट। तो फार्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। याद करो आप, ऐसा एक फॉर्मूला है बीपी इन यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। क्लियर है। फिर एक और फार्मूला था दैट सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, एक सर्टन लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे क्या ऐड कर देते थे, प्रॉफिट, उसी पैटर्न से अपने वो निकल जाता था। उसके बाद जो भी सेकंड लेक्चर आपसे जो शेयर हुआ है, इन दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि कब ये गुड्स या कब ये यूनिट आप बेचोगे, कब नहीं बेचोगे। इन दैट वी हैव डिसाइडेड दैट फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मगर मीन्स कि अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव है फ्रॉम एनी सेल्स देन यू कैन गो फॉर दैट सेल्स। ठीक है, क्या उसके कुछ एक्सेप्शन है? यस, बहुत सारे आपके उसके लिमिटेशन है, वो मेंटालिटी के। उसमें से एक जो लिमिटेशन था वो डिसीजन मेकिंग में आया था, दैट सपोज दैट कस्टमर इज लोकल वन। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ टच में आ सकता है और वो जो आपका एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको बिगाड़ सकता है। तो इन दैट केस वी विल नॉट कंसिडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट टू सेल दैट पर्सन। ठीक है, उस पर्सन को सेल करने के लिए वो वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर नहीं होगा, हम लोग उसके लिए फिर अलग से इवैल्यूएट करेंगे। या जनरली अगर कुछ सिंपल रखे चीज़ों को तो वी कैन से दैट कि हम उसको उसी नॉर्मल प्राइस पे बेचेंगे जिस प्राइस पे बाकी सब कस्टमर को बेच रहे हैं। क्लियर है। तो वही चीज़ को आगे बढ़ाते। अगर आप इनिशियल लेक्चर देखोगे ना, फर्स्ट लेक्चर, आई होप बहुत टाइम हो गया बट आपको देखना चाहिए पहले वो लेक्चर, वो फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद अगर ये सेकंड कंटिन्यूटी में देखोगे तो जो ज़्यादा थोड़ा लिंक में आपका सेट होगा वो सब चीज़ें। ओके, तो उसमें ना हमने चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। दैट फर्स्ट इज अबाउट बेसिक, सेकंड इज अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड इज अबाउट लिमिटिंग फैक्टर सम। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल चैप्टर में अंदर एंटर करने से पहले वी वांट टू डिस्कस द लिमिटिंग फैक्टर सिनारियो कि लिमिटिंग फैक्टर सिनारियो क्या होता है, उसमें हम कैसे ऑपरेट करेंगे। बिलीव मी अगेन दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ठीक है, जब अपने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था ना तभी भी बोला था कि ये चीज़ पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे, यू विल फाइंड कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये वी आर डिस्कसिंग द लिमिटिंग फैक्टर सम। ठीक है, एक सिचुएशन हाइपोथेटिकली क्रिएट करते हैं और उस पर आपको अपने इनपुट्स देने अपने साइड से। आपको सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, काश अपने लाइव लेक्चर में बैठे होते तो वो दोनों साइड से एक्सचेंज कर पाते, बट जो भी अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं ऐसा बोलूँगा कि आपको वो, मैं जब वो चला रहा हूँ ना, आपको सिर्फ सुनना नहीं, आप वो सोचो साथ में। ठीक है, तभी जाके ये इंटरेस्टिंग बनेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा चीज़। तो लिमिटिंग फैक्टर का जो सम है, मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ। लिमिटिंग फैक्टर सम्स, ये जब ये समझाना होता है ना तो ये जो एग्जाम्पल है वो ज़्यादा हेल्प करता है, तभी इसको रिपीटेडली अपने यही एग्जाम्पल को लिमिटिंग फैक्टर समझाने के लिए डिस्कस करते हैं। मान लो अपने सीए में, इंटरमीडिएट में, फिर फाइनल में, और लकीली अपने सीए में बन गए। ठीक है, सीए में क्वालिफाइड है और आपको टीचिंग करना है। ठीक है, यू हैव डिसाइडेड दैट कि आई विल गो इन दैट फील्ड, टीचिंग के फील्ड में जाना है अपने को। तो टीचिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे अपने एक बात करें कि अपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे, मतलब ट्वेल्थ कॉमर्स। ठीक है, 12th कॉमर्स में पढ़ाने की बात है, एक ये ऑप्शन था। दूसरा एक ऑप्शन था कि बीकॉम में, बीबीए में पढ़ाएंगे वहाँ पे। आपको ऐसा बोला गया
आपने डिसाइड किया कि टीचिंग करना है, तो टीचिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन था स्कूल में पढ़ाएंगे 12 कॉमर्स, साइंस को तो पढ़ा नहीं सकते अपने, क्लियर है, तो 12 कॉमर्स में, फिर बीकॉम बीबीए में। एक था एमबीए कॉलेज, ठीक है, एमबीए में पढ़ाएंगे, एमबीए कॉलेजेस है बहुत सारे, बिजनेस स्कूल्स। एक था एमबीए कॉलेज ही है बट आईआईएम है, वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको इनविटेशन आ गया कि आप वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हो, सोचने में क्या जाता है, ठीक है, और जाने को जा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देन एक ऑप्शन है कि सीए में सीएस जो इंडियन प्रोफेशनल कोर्स है उसमें टीचिंग का ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आप जहाँ चाहो वहाँ पढ़ा सकते हो। ये चारों या पांचों जगह से आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। सब ने आपको इनवाइट किया है, मान लो रैंक वैंक आया होगा कुछ, ठीक है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि अगर पढ़ाना ही है तो हम हमारे यहाँ पढ़ाओ, हमारे यहाँ, ठीक है। अब बात आती है फाइनेंस की, विटामिन एम। तो विटामिन एम कुछ ऐसा है, 12th का जो स्कूल है ना, ये सब लोग आपको ना आवरली बेसिस पे पेमेंट कर दे, ठीक है, आवरली बेसिस पे। तो 12 के जो स्कूल है उन्होंने बोला कि वी विल पे यू 300 रुपीज़ पर आवर, ठीक है, हर एक घंटे का 300 रुपये हम आपको दे पाएंगे। बीकॉम वाला जो क्लासेस है वो बोल रहा है कि वी कैन पे यू 500 रुपीज़ पर आवर, ठीक है। एमबीए कॉलेज सेज दैट वी कैन पे यू 1200 रुपीज़ पर आवर, क्लियर है। आईआईएम से दैट कि हम आपको 3500 रुपीज़ पर आवर देंगे, और यहाँ पे लेट्स एज्यूम दैट 1500 रुपीज़ पर आवर। इस तरीके से डेटा है अपना, आपका इस तरीके से कुछ, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही ना। अल्टीमेटली आपने स्टडी ख़त्म कर ली, देन सारा का सारा फोकस क्या होता है, अर्निंग्स पे, और टीचिंग चूज़ किया है। वी कैन से दैट कि टीचिंग में वो चैरिटी वाला अप्रोच होता है, बट फिर भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता ही है उसमें, ठीक है, कि भाई विटामिन एम तो होना ही चाहिए। तो वहाँ पे आपके पास ये 5 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। अब ना मैं ऐसे ही क्वेश्चन मेरे को जो मन में आ रहा है ना मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें से कहाँ जाना चाहिए आपको, ये जो 5 ऑप्शन है ना उसमें से आपको कहाँ जाना चाहिए। अब सोचो क्या कुछ और डिटेल चाहिए, ऐसा है कि इसने डेटा को देख के हम बोल पाएंगे कि हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। वैसे नहीं, ये जो क्वेश्चन पूछ लिया ना मैंने कि इसमें से कहाँ जाना चाहिए, एक्चुअली विद गिवन डेटा ये क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे आंसर किया होगा, सर इसमें क्या पूछ रहे हो, बहुत सिंपल तो है, आईआईएम में जाएंगे, बिकॉज 3500 रुपीज़ पर आवर तो दे रहे वो लोग, क्लियर है। आईआईएम में जाएंगे, वी विल सिलेक्ट दैट, और बाकी सबको मना कर देंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो ये डेटा के लेवल पे यू आर करेक्ट, ठीक है। ये डेटा के लेवल जो इतना डेटा दिया है ना, वी कैन से यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट विद दैट डेटा और विद योर आंसर। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके आगे भी बहुत सारा डेटा होता है, क्लियर है। मीन्स व्हाट, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि ये आपको पर मंथ, ठीक है, इसके पास कितना काम है, तो बोले 1000 आवर्स आपको दे सकते हैं। वो उसके पास इतना काम है कि पर मंथ 1000 आवर्स आपको दे सकते हैं। आपके पास है नहीं, वो तो जाने दो, वो उसके पास इतना काम है, क्लियर है। फिर बीबीए बीकॉम में वो बोल रहा है कि हमारे पास लेट्स एज्यूम दैट 100 आवर्स का काम है, ठीक है, 100 आवर्स का काम है। अगर आप आना चाह रहे हो तो हमारे पास है। एमबी कॉलेज सेज दैट वी हैव वर्क ऑफ 50 आवर्स, ठीक है, 50 घंटे का हमारे पास काम है, मतलब जितना उनका होता है ना, जितना वैक्यूम है तो 50 आवर्स का है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 घंटे का काम है, 10 आवर्स का काम अवेलेबल है आईआईएम में, अब आओ तो ठीक है, ठीक है। और सीए में सीएस, इसमें भी बहुत काम रहता है। तो मान लो जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, वो कह रहा है कि अपने पास 130 आवर्स का काम है, अपने जानबूझ के ऐसा डेटा लिया हुआ है, ठीक है, 130 आवर्स का काम है, क्लियर है। तो अगर ये कैलकुलेशन करे इसके बाद, मतलब ये डेटा आ गया कि
वहाँ जाने से कितने घंटे का आपको काम मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल फैक्टर। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना है कि 3500 देख के ही हम वहाँ चले गए। IIM कैन प्रोवाइड ओनली 10 आवर्स टू यू, 10 घंटे ही आपको दे सकते हैं। क्लियर है। अब कोई पूछे कि हम कहाँ जाएंगे, तो व्हाट इज योर आंसर, कहाँ जाओगे इसमें से? मतलब आपको टीचिंग करना ही, ये 5 ऑप्शन अवेलेबल है, तो कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, आप एक बार इसको अगर डिस्कस करना है तो एक बार पॉज करके भी सोचो। ठीक है, कि हमारा इंट्यूशन क्या कहता है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़ने से पहले मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप एक बार पॉज करो और सोचो। क्लियर है कि हम ये जो ऑप्शंस हैं उसमें से एज अ इंडिविजुअल कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। क्लियर है, और जो थॉट आ रहा है एक बार कहीं लिख लेना पेन पेपर पे। ठीक है, कि मेरे को ये थॉट आ रहा था और उसके साथ उसका रीज़न भी कि मैंने इस वजह से ये सिलेक्ट किया है। ठीक है, ओके, अगर कुछ थॉट आ रहा है और अगर लिखा हो तो सुपर्ब है। क्लियर है, बट है ना जनरली स्टूडेंट साइड से ही मेंटालिटी आता है कि सर ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपने कि हम लोग टोटल कर देंगे, अब कौन कितना पैसा ज़्यादा दे रहा है। वैसे अगर पर आवर रेट देखें तो सबसे हाईएस्ट IIM का था, बट कोइंसिडेंटली सबसे कम आवर्स वही ऑफर कर रहे थे। क्लियर है, तो एक कैलकुलेशन ऐसा जनरली लोग करते हैं कि स्कूल में देखें तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें अगर अपने, तो ये आएगा अप्रोक्स 3 लाख रुपीज़। क्लियर है, फिर अगर बीकॉम में देखें तो फिर 500 मल्टीप्लाई बाय 100 आवर्स, तो ये आएगा 50,000 रुपीज़। फिर MBA में देखें तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ये आ जाएगा 35,000 रुपीज़। और यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई बाय 130, 1500 मल्टीप्लाई बाय 130, तो ये आ जाएगा 1,95,000 रुपीज़। क्लियर है, इस तरीके से कुछ टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है। अगर आप इंडिविजुअल विंग का टोटल कर दो, टोटल मतलब जो उसका पर आवर रेट ऑफर हो रहा है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स जो आपको वो ऑफर कर रहे हैं पर मंथ, तो ये आपका पर मंथ इनकम हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे टोटल करते हैं, तो जब टोटल करते हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि स्कूल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा था बिकॉज ऑफ आवर्स। ठीक है, तो क्या उसके बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं वी विल गो फॉर स्कूल के लिए जाएंगे? क्लियर है, या मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसमें, इतना डेटा होने के बाद भी आप प्रॉपर आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, दैट इज इनकंसिस्टेंट सम, स्टिल इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैंने पर आवर रेट दे दिया, उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स ऑफर्ड बाय देम दैट इंस्टीट्यूट वो भी दे दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ यू कैन नॉट आंसर प्रॉपरली बिकॉज एक और डेटा मिसिंग है। वो डेटा ये है कि आपके पास पर मंथ अवेलेबल आवर्स कितने हैं, दैट इज मेन पॉइंट ऑफ दैट डिस्कशन, दैट इज योर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, बोले मेरे पास इनफाइनाइट आवर्स है तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पूरे एक महीने में जैसे यहाँ से देख के हम ऐसा बोल पाएंगे ना कि सबसे बेस्ट तो ये है प्रोवाइडेड यू आर वर्किंग फॉर 1000 आवर्स इन अ मंथ, दैट इज इम्पॉसिबल। पूरे एक महीने में आप कैलकुलेट करोगे तो 24 बाय मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, आई थिंक 700 एंड समथिंग आवर्स होंगे ना, 720, और आप यहाँ पे 1000 आवर्स तो काम करने की बात कर रहे हो। 720 तो 24/7 वर्क करे तो है, प्रैक्टिकली 720 इज नॉट पॉसिबल। इवन 12 आवर्स पर डे टीचिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, लोग करते हैं कुछ, वो अलग बात है, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैक्सिमम यू कैन टीच फॉर 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे आप पढ़ा सकते हो, तो अगर 8 आवर्स पर डे गिने इंक्लूडिंग ऑफ संडे, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो ऑन एन एवरेज यू विल हैव ओनली 240 आवर्स इन अ मंथ। ठीक है, एक महीने में 240 घंटे ही होंगे ना। हाउ यू कैन सिलेक्ट दैट स्कूल विद दैट टेकिंग 3 लाख रुपीज़? 3 लाख रुपीज़ को देख के कैसे बोल सकते हैं? बिकॉज वहाँ पे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि आपको 300 का रेट मिलेगा और 240 आवर्स है, तो 72,000 इज मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट विद स्कूल। प्रैक्टिकली उनके पास काम है 1000 आवर्स का, तो उनको 3-4%, 5% हायर करने पड़ेंगे, तब जाके वो काम कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आप अकेले नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? तो ये किसी ने अगर कैलकुलेट किया हो कि सर हमने तो देखा है कि सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू पहले IIM आया, क्यों? क्योंकि वो पर आवर रेट हाईएस्ट दे रहा था। तो सिर्फ रेट को देख के थोड़ी बोला जाएगा कि हम यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर आया चलो आवर्स देखते, टोटल रेवेन्यू देखते, तो टोटल रेवेन्यू भी मैटर नहीं करता है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर है? इस सम में एक ही डेटा मिसिंग है, दैट नंबर ऑफ
आवर्स अवेलेबल विथ यू पर मंथ बेसिस, ठीक है, पर मंथ बेसिस पे आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल है, तो लेट्स एज्यूम दैट वी हैव 240 आवर्स, ठीक है, अपने जानबूझ के ऐसे ही रखते हैं ना, 240 आवर्स है मेरे पास। ओके, अगर 240 आवर्स है आपके पास, ओके, अब अगर कोई पूछे कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ना बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर यहाँ पे जाएंगे तो 130 आवर्स ही होगा, 120 घंटे रह जाएंगे। मीन्स क्या करते हैं कि इसका टोटल देख लेते हैं, 1,95,000, यहाँ पे तो टोटल कितना आ रहा है 35,000, हमारा 10 आवर्स ही है, हमारे पास तो 240 है, फिर यहाँ पे 50 है, मतलब हम पूरा काम कर सकते हैं, तो आपके पास कितना आएगा 60, यहाँ पे 100 आवर्स ही है, हमारे पास तो 240 आवर्स है ना, तो हमने बस पूरा काम कर सकते हैं 50। यहाँ पे 240 के साथ कैलकुलेट करें अगर, तो 300 काम तो 1000 का है, बट मैक्सिमम कैपेसिटी अपना कितना 240 का, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 240 करें अगर, तो 72,000। ये कौन सा मेंटालिटी डेवलप हो रहा है, सुनना ध्यान से। हमारे पास कितने आवर्स है 240 ना, तो अगर अपने ये विंग सिलेक्ट करें, सुनना, ये जो ना दिमाग में थॉट आते हैं ना, वो सब चीज़ों को 1 बाय 1 अपने टैकल कर रहे हैं, ठीक है। ये थॉट आ सकता है, पहले सिर्फ रेट देख के बोल सकते हैं, फिर टोटल देख के बोल सकते हैं, दोनों गलत है, ठीक है। थर्ड ये भी थॉट आ सकता है कि अब इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास 240 घंटे ना, चलो सीएस में देखते हैं कितने आवर्स का काम है, 130 आवर्स का ना, तो बोले हो जाएगा, हमारे पास फिर भी टाइम बचेगा, ठीक है। टाइम बचे उसको साइड करो, हम तो यहाँ पे जाते हैं, कितने पैसे मिलेंगे, तो 1,95,000। फिर IIM में 10 घंटे का ही काम है, हमारे पास तो 240 घंटे हैं, तो ये काम हो जाएगा क्योंकि 10 घंटे हैं, कितने मिलेंगे 35। वैसे MBA का भी हो जाएगा बिकॉज 50 घंटे का है, BCom का भी हो जाएगा 100 घंटे का है, स्कूल का नहीं हो पाएगा, उसको 240 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 72,000 ही आएगा। तो फिर ये कंपेयर कर दे लोग, 72, 50, 60, 35 एंड 195, एंड देन यू विल सिलेक्ट CS, CMA एंड CS, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर दें क्योंकि हाईएस्ट रेवेन्यू पर मंथ वही देगा, क्लियर है। बट अगेन आई से दैट कि दैट इज ऑल्सो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये है ना, वो सीधा सीधा कुछ है ही नहीं, मैंने पूरे एग्जाम्पल में ऐसा बोला ही नहीं कि आप मल्टीपल जगह पे नहीं जा सकते हो। जनरली स्टूडेंट ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि अगर यहाँ जा रहे तो यहाँ नहीं जा सकते, या एक ही जगह सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। हियर कम्स द डिस्कशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब सुनना ध्यान से, हमारे पास, मेरा तो बस चलो तो मैं सब जगह जाऊँ ना, क्या प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ आवर्स है दैट इज लिमिटिंग, ठीक है। तो जो चीज़ लिमिटिंग फैक्टर में होती है उसको मोस्ट इफिशिएंट वे में आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इफिशिएंट वे मतलब क्या कि मेरे पास 240 आवर्स है ना, अब ये चेक करो कि एक एक घंटे पे आपको हाईएस्ट रेवेन्यू कौन प्रोवाइड करेगा, क्लियर। आपका ये जो मेंटालिटी था ना अभी सर कि ये वाला सिलेक्ट कर देंगे इट इज़ परफेक्ट, ठीक है, 195 आ जाएगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट। अगर ये सिलेक्ट करोगे तो 130 घंटे, अभी भी 110 घंटे तो आइडल बैठे ना, तो ऐसा नहीं होता है, आप मल्टीपल जगह पे जाके अपना प्रॉपर वे में यूज़ करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे रैंकिंग की बारी आती है कि मेरे पास जो, सुनना ध्यान से अब आप लोग, मेरे पास जो अवेलेबल आवर्स है ना वो है 240, ठीक है, 240 आवर्स अवेलेबल है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हियर जो अपने जो सम है ना उसमें लिमिटिंग फैक्टर इज नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पास है, ठीक है। आगे जाके बहुत सारे अलग अलग लिमिटिंग फैक्टर आएंगे, जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। अब सारा का सारा डिसीजन वो लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से होगा, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एक घंटे का आपको हाईएस्ट पेमेंट कौन कर सकता है इन दैट 5 ऑप्शन, तो IIM, तो उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, उसका काम पहले करेंगे, क्लियर है। तो अगर अपने यहाँ पे सिलेक्ट करें तो रैंक 1 विल बी गिवन टू IIM, क्लियर है। उसके बाद रेट किसका आई है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज का, तो रैंक 2 MBA कॉलेज का 3, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने BCom को 4th रैंक देंगे और 5th रैंक विल बी गिवन टू स्कूल। इस तरीके से रैंकिंग होता है कि मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ आवर्स ना, चलो आवर्स को मोस्ट इफिशिएंट वे में कौन यूटिलाइज करेगा वो देखते हैं। तो सबसे बेस्ट हाईएस्ट रेवेन्यू आपका कौन दे पाएगा, IIM, ठीक है। ऑफकोर्स कोई बैठ के वहाँ ऐसे बोल सकता है कि सर IIM में जाने का रास्ता, ट्रैवलिंग कॉस्ट वो ज़्यादा हो,
प्रोफेशनल कोर्स अपने घर के पास में ही लोग पढ़ाते हो, तो वो सब कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। बट आई एम एज्यूमिंग दैट कि अभी सब जगह जाने का ट्रैवलिंग कॉस्ट सेम है, ठीक है। दो चीज़ों को साथ में टैकल नहीं कर सकते अपने। आपके हाथ में नेट इतना आ रहा है 300, 500, 1200, 3500 एंड 1500 पर आवर, सब कुछ ये है ना, ये आपका सेल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। सेल्स के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे हमने, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेंगे। यू हैव टू एज्यूम दैट इट इज व्हाट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बेचा कितने में वो मैटर ही नहीं करता है ना उसके सामने, क्योंकि अपने ये डिस्कस तो कर चुके। मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन के नीचे फिक्स कॉस्ट रहता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे जैसे आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा फोकस किस पे होता है? कंट्रीब्यूशन पे। ऑफ कोर्स ये बात अपने अभी नहीं दिखा पा रहे कि सेल्स इतना हो उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, बट एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा साइड होके कि मान लो अगर कुछ ट्रैवलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो जो पर आवर रेट है ना उसमें से माइनस करने के बाद आपके हाथ में नेट जो आता है ना उसको यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा, एंड देन यू विल प्रोवाइड द रैंकिंग कि पर आवर कौन हाईएस्ट पैसा दे रहा है, ठीक है। खैर वो यहाँ पे अभी टैकल नहीं हो रहा है। राइट नाउ वी आर सिंपली डिस्कसिंग दैट कि यही अपना पर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मैं वापस से बोलना चाह रहा हूँ, डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट ऑन द बेस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिस पे नहीं होगा। तो ये रैंक हो गया ना। अब आता है यूटिलाइजेशन का कि अपने 240 घंटे कैसे यूटिलाइज करेंगे। ध्यान देना, तो सबसे पहले 10 घंटे आईएएम को दे देंगे, इसमें से 10 हटा दे तो कितने बचे? 230 बचे ना। 230 में से आप क्या कहते हो रैंक सेकंड किसका है? तो रैंक सेकंड है सीए में सीएस का, बट वो बाकी के आपके 230 घंटे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो आपके 130 घंटे ही यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ से 130 हटा दे अपने, तो अब कितने बचे? 100 आवर्स। स्टिल वी हैव 100 आवर्स। दो जनों को सेटिस्फाइड कर दिया। मीन्स कहना ये चाह रहा हूँ, आपने ये वाला रेवेन्यू भी फ्रीज कर दिया, ये वाला रेवेन्यू भी फ्रीज कर दिया। स्टिल वी हैव टाइम, और टाइम कितना है? 100 आवर्स। चलो तीसरे को पकड़ते हैं। तीसरा कौन था? MBA कॉलेज। बट MBA कॉलेज तो आपको कितने आवर्स का काम करवाने देगी? 50 आवर्स। तो वहाँ से 50 आवर्स हटा देते हैं, तो इसमें से 50 हटा दे तो अभी भी और 50 बचे। क्लियर है? 50 आवर्स और बचे ना। तो अभी और आगे जाते हैं। कहाँ जाएंगे? 4th रैंक विल बी गिवन टू बीकॉम BBA वहाँ पे दिया था, ठीक है। तो उसके 50, इवन दो उनका जो वर्क है ना वो 100 आवर्स का है, बट हम कितने आवर्स ही सेटिस्फाइड कर पाएंगे? सिर्फ 50 आवर्स। क्लियर है? तो हम सिर्फ 50 आवर्स ही वहाँ पे दे पाएंगे। तो इस तरीके से हमने एलोकेट कर दी। हाँ, उसको बोलेंगे 50 घंटे का बाकी का काम उसको संभालना पड़ेगा खुद। 50 आवर्स का जो काम बाकी है वो उनको ही संभालना पड़ेगा। हम लोग 50 घंटे का काम कर दे पाएंगे, ठीक है। उनको ज़्यादा काम नहीं, वो अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हमने रैंक दिया और इफ़िशिएंट वे में दैट यू कैन यूटिलाइज योर आवर्स इन सच मैनर, ठीक है। अब अगर इस केस में हम रेवेन्यू चेक करें तो ध्यान देना, हमने IAM पे काम कर दिया 10 घंटे, उसमें रेट था 3500, यू विल गेट 35,000 एज अ रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद अपने CMA एंड CS में काम किया, उसमें आपका 130 आवर्स का था और 1500 रेवेन्यू था, ठीक है। ये था 35,000, ये था 1,95,000। उसके बाद थर्ड रैंक हमने दिया था MBA को, वहाँ पे आपके पास कितने आवर्स से 50 एंड 1200 का रेट था, दैट वाज 60,000 रुपीज़, ठीक है। ये डेटा था। उसके बाद आपने एक और जगह पे काम किया, दैट इज़ BCom BBA, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास रेट था आपका 500 का, ठीक है। बट 100 आवर्स उनके पास काम था, बट हमने तो सिर्फ 50 आवर्स ही ऑफ़र किए थे। तो ये हो जाएगा 25,000। इसका अगर टोटल करें तो 35,000 प्लस 1,95,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000, ये आता है 3,15,000 रुपीज़। तो दैट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू फॉर यू, ठीक है। इससे ज़्यादा, या कंट्रीब्यूशन की बात करें, रेवेन्यू इज़ रॉन्ग वर्ड, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके पास नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉसिबल है। हम लोग अभी वो कॉस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बट आई होप आप ये समझ रहे होंगे।
कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो डेटा आता है ना कंट्रीब्यूशन, उसको देखा जाता है यहाँ पे। क्लियर है? व्हाट इज योर लिमिटिंग फैक्टर इन दैट सम? तो आवर्स। तो हियर वी हैव गेट कंट्रीब्यूशन पर आवर। ठीक है, 1 घंटे का कितना पैसा मिलेगा वो बताओ। इस तरीके से रैंकिंग दिया जाता है। क्लियर है? तो ये तो जो डिस्कशन हो गया वो सिंपल डिस्कशन हो गया कि एक ही लिमिटिंग फैक्टर है, उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना था। ठीक है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है, इन दैट वी हैव कॉम्प्रोमाइज दैट टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, बट सारा का सारा जो डिसीजन है ना दैट इज़ बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। पूरा खेल मार्जिनल कॉस्टिंग का कंट्रीब्यूशन पे ही तो है। ठीक है, जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ा होगा ऑटोमेटिक उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है? तो इसमें मैं ना थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। चेंज का मेरा मतलब है कि इसमें एक और लिमिटिंग फैक्टर ऐड करना चाह रहे हैं अपने। देखना ध्यान से। अब है ना क्या हो गया कि हमने डिसाइड कर दिया और ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि वी हैव दैट 240 आवर्स, उसको बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करके यू कैन जनरेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 3,15,000 और सेल्स मान लो या रेवेन्यू मान लो। क्लियर है? अभी के लिए 3,15,000 का आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू, और वो भी यही सीक्वेंस में आप चलते जाओ तो ठीक है। या कुछ और ऊपर नीचे कर दिया तो फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये जो डिस्कशन हो गया ना दैट इज बेसिक सम ऑन लिमिटिंग फैक्टर, जहाँ पे ब्रेन सिर्फ वही चीज़ पे लगाना है कि हाईएस्ट पर आवर या पर लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन कौन हाईएस्ट देता है। क्लियर है? पर आवर अपने केस में, बट प्रॉपर जो जनरल वर्ड होगा ना वो होगा पर लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज नंबर ऑफ आवर्स ही हर बार थोड़ी ना लिमिटिंग फैक्टर होंगे। ठीक है, जब अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जाते हैं तो लिमिटिंग फैक्टर कैन बी मशीन आवर्स। ठीक है, मशीन आवर्स लिमिटिंग है तो बेस्ट मैनर में बाकी सब चीज़ें हैं। ठीक है, आप ओएम में एक सम पढ़े थे जहाँ पे एक डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 2000, दूसरे का कैपेसिटी है 3000, तीसरे का कैपेसिटी है सिर्फ 1500, तो मैक्सिमम कितना बना पाओगे? 1500। क्लियर है? तो जो लिमिटिंग फैक्टर होता है ना उस पर सारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। तो अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जाए तो लेबर आवर्स कैन बी लिमिटिंग फैक्टर, मशीन आवर्स कैन बी लिमिटिंग फैक्टर, रॉ मटेरियल कैन बी लिमिटिंग फैक्टर, पैकिंग मटेरियल कैन बी लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? तो जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो आपके पास है ही ना। बाकी सब आपके पास मतलब जो लिमिटिंग फैक्टर का लिमिटेशन है उससे ज़्यादा ही है। क्लियर है? इस वाले केस में मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स कम थे। ठीक है, दैट इज़ नेचुरल। ठीक है, एक इंसान मैक्सिमम इतना ही काम कर सकता है। ठीक है, वो भी आजकल तो नहीं हो रहा है। ओके, 240 आवर्स था तो मैंने वो देखा कि पर आवर कौन हाईएस्ट दे रहा है, उस हिसाब से वो 240 को एलोकेट करते गए। एक बार समझने के बाद बहुत इजी लगता है ये वाला बात, एकदम कॉमन सेंस वाला बात है। क्लियर है? अब मैंने इसमें लिमिटिंग फैक्टर ऐड करना चाह रहा हूँ। लिमिटिंग फैक्टर ये है एक और एडिशनल। ठीक है, यहाँ पे अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे देते हैं कि आपके जो पेरेंट हैं, आपके जो फादर हैं, ही इज ट्रस्टी ऑफ दैट स्कूल। जो स्कूल से आपको ऑफर आया ना वो स्कूल से मान लो आपके फादर ट्रस्टी है, और वो ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि बहुत पढ़ लिया तूने, सीए में कर लिया, ठीक है, अब मना क्यों कर रहा है स्कूल में आने के लिए? तो आप जाओगे उसको दिखाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, कि मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि आपके स्कूल का नंबर तो लास्ट में आता है। ठीक है, तो जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो मैं आऊँगा स्कूल में। ठीक है, बिकॉज योर रेट इज़ ओनली 300 रुपीज़ पर आवर। तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का ज्ञान है ना हर जगह नहीं चलता है। क्लियर है? उसकी भी एक लिमिटेशन है, तो वहाँ पे नहीं चला आपका ज्ञान, और फादर का ऑर्डर आ गया है कि यू हैव टू सर्व योर स्कूल। आप भी सपोज वही स्कूल से पढ़े हो कि आपको अपनी स्कूल को सर्व करना है एटलीस्ट 30 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, सॉरी 30 आवर्स इन अ मंथ। ठीक है, एक महीने में 30 घंटे आपको एटलीस्ट देने पड़ेंगे। दे आर आस्किंग फॉर 1000 आवर्स, जो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब वो तो मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स आपसे मांग रहे हैं, बट मिनिमम उन्होंने बोला है कि आपको 30 आवर्स इन अ मंथ। ठीक है, आपको कहाँ काम करना होगा? स्कूल में। फिर लगाओ जो लगाना है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर। एक तो नंबर ऑफ आवर्स लिमिटिंग था ही, उसमें नंबर ऑफ आवर्स भी फ्री नहीं है, उसमें एक क्लॉज लगा दिया है कि 30 घंटे तो आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। क्लियर है?
तो अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर 30 घंटे यहाँ काम करना ही पड़ेगा, वहाँ पे नहीं चल रहा अपना मार्जिनल कॉस्टिंग, देन इन दैट केस अब कैसे अपने जो आवर्स है उसको एलोकेट करेंगे, और आपका जो एलोकेशन आता है उससे आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है वो भी कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ पे वापस से बोल रहा हूँ, एक बार पॉज कर रहे हैं, ये रहा डेटा मेरे पास जो अवेलेबल है। 240 आवर्स मेरे पास थे, पहले फ्री थे वो, आप जैसे चाहो वैसे यूटिलाइज करो, ठीक है। अब हो रहा है कि 30 आवर्स कंपल्सरीली स्कूल जाना है और फ्री नहीं जाना है, दे विल पे यू 300 रुपीज़, ठीक है। और बाकी के जो आवर्स है वो आपको जैसे समझ में आ रहा है, ठीक है, आप जैसे करना चाहो। मुझे आंसर दो चाहिए, एक आंसर कि आप पूरा का पूरा जो 240 आवर्स है उसको कैसे एलोकेट करोगे, क्लियर है। और वो एलोकेशन के साथ आपका टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर दो, ठीक है। उसके बाद अपने आगे का डिस्कशन बढ़ाता है। आप यहाँ पे पॉज ही कर देना, पहले वो कैलकुलेट करो अपने साइड से। यस, आई होप आपने वो कैलकुलेट किया होगा अपने साइड से कि ये 240 आवर्स कैसे एलोकेट होते हैं एंड व्हाट इज योर टोटल रेवेन्यू विद दैट एलोकेशन, ठीक है। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। आपने जो किया है वो आपको एक जगह पे रखना चाहिए, ठीक है। फिर ये आंसर के साथ आपको मैच करना चाहिए कि हमने जो एलोकेशन किया दैट इज करेक्ट और नॉट। अगेन आई एम सेइंग दैट कि दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, इसमें कोई हाई फाई स्टफ है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा ये मानना, देखना ध्यान से, कि इसके पहले जो डेटा था ना, इन दैट डेटा वी हैव 240 आवर्स विद अस, ठीक है। 240 घंटे आपके पास है, यू हैव टू एलोकेट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। बट इस बार क्या हुआ कि ऑर्डर आ गया है कि 240 आवर्स में से 30 आवर्स तो आपको स्कूल को देने ही है। दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी चॉइस फॉर दैट 30 आवर्स। ये 30 आवर्स का कोई चॉइस नहीं है। रिमेनिंग 210 आवर्स दैट इज विथ यू, वो आपके पास है, आप उसमें लगाओ अपना मार्जिनल कॉस्टिंग, क्लियर है। तो इस बार 210 घंटे हैं, मतलब ये हो गया ना, फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज योर नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल विथ यू। उसमें भी बोले 30 तो सिर्फ यहाँ ही यूज करने, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी ये तो ठीक है कि ये था, इसमें भी बहुत सारा, अभी मैं ऐसा बोलता कि मिनिमम 30 घंटे आपको MBA कॉलेज में भी देने पड़ेंगे, ठीक है, या मिनिमम 20 घंटे CA में भी देने पड़ेंगे, ऐसा आपके ऊपर, जैसे कि आप सपोज CA में हो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है, CMA इंस्टीट्यूट ने, कि भाई जो भी टीचर्स हैं, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के बाद अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, देन कंपल्सरीली यू हैव टू सर्व योर चैप्टर ऑफिसेस फॉर 30 आवर्स इन अ वीक और 30 आवर्स इन अ मंथ, ठीक है। तो फिर वो भी लिमिटिंग फैक्टर आ जाता, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर भी आ सकते हैं सब में। इस बार मैं 2 ही लिमिटिंग फैक्टर लगा रहा हूँ। पहला, जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स विथ अस दैट इज ओनली 240, वी हैव टू यूटिलाइज इन अ मोस्ट एफिशिएंट मैनर, ठीक है। उसमें फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 240 की तो बात ही आपके हाथ में नहीं है, यू हैव ओनली दैट 210 आवर्स, 30 तो फ्रीज कर दिया, आपसे फ्रीज कर दिया है, तो आपको वहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा। अब बात ये आती है 210 घंटे कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे, पहले 240 कर रहे थे, अब 210 में वो रैंकिंग यूज़ करेंगे। तो अपना फर्स्ट रैंक है IAM को, ठीक है। तो उसमें से 10 घंटे चले जाएंगे, तो 200 बचे, 10 घंटे IAM को दे देंगे ना अपने, क्लियर है। उसके बाद सेकंड रैंक किसका था? सेकंड रैंक था आपका CA में CS का। उसका कितने आवर्स का काम है? 130। तो 130 हटा दिए कहाँ पे? प्रोफेशनल कोर्सेज में। तो बचे कितने? 70। ओके, 70 आवर्स अगर आगे देखिए, थर्ड रैंक था आपका MBA कॉलेज, तो वहाँ पे 50 आवर्स का काम है। तो 50 आवर्स MBA कॉलेज, कितने बचे आपके पास? 20। अब 20 में आप फोर्थ रैंक पे जाओगे, और फोर्थ रैंक किसका था आपका? BCom का, ठीक है। तो वहाँ पे अब 50 नहीं दे पाएंगे हम, 20 आवर्स ही BBA BCom को एलोकेट कर पाएंगे। तो अगर अब कोई एलोकेशन पूछे, अपना ध्यान देना, एलोकेशन ऑफ 240 आवर्स, ध्यान से देखना आप लोग, तो कुछ इस तरीके से है। आपने IIM को दे दिए होंगे 10 आवर्स, ठीक है। मेरा तो मन था कि वो लोग ज़्यादा काम करवाते अपने, बिकॉज रेट हाई है ना, विटामिन M ज़्यादा है वहाँ पे। उसके बाद CA, CMA एंड CS, उस पर आपने 130 आवर्स एलोकेट कर दिए। MBA कॉलेज में 50 आवर्स एलोकेट कर दिए, और BBA BCom में 20 आवर्स एलोकेट कर दिए। और स्कूल में मन नहीं था अपना,
बट कंपल्सन था, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन था, तो वहाँ पे आपको कंपल्सरीली 30 आवर्स एलोकेट करने पड़े। क्लियर है? तो इससे जो रेवेन्यू आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या वो 3,15,000 आएगा कि उससे कम? ऑफकोर्स है, उससे कम आएगा। क्लियर है? इसमें कोई हाई फाई स्टफ नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस है कि जो हम अपनी मर्जी से यूटिलाइज कर रहे थे ना 240 आवर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू था 3,15,000। इस बार उससे कम आएगा, और कितना कम आएगा ना वो भी पता है, ठीक है, वो भी कंफर्म ही है। बट लेट्स चेक, पहले ना सीधा कैलकुलेशन करते, फिर वो सीधा पता कैसे चलेगा कि भाई कितना कम आने वाला है, वो देखते बाद में। ठीक है, आई होप किसी किसी को स्ट्राइक भी हो रहा होगा कि कितना कम रेवेन्यू आएगा, दैट इज ईजिली कैलकुलेटेबल। ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पूरा कैलकुलेशन करने के बिना। मैं तो इनफैक्ट ऐसा बोलूँगा कि टोटल कितना रेवेन्यू आएगा ना, वो ये डेटा देख के मैं बता सकता हूँ। ठीक है, मुझे टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक एडजस्टमेंट करना है, सीधा आ जाएगा वो। ठीक है, एक चीज़ क्लियर है, दैट टोटल रेवेन्यू विद दैट कंडीशन विल बी लेस देन 3,15,000। क्लियर है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो जो रिस्ट्रिक्शन आ गया ना स्कूल वाला, उसकी वजह से। खैर, अपने इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो ये 3,500, तो ये 35,000 रुपीज़। ओके, CA में रेट था आपका 1,500 ही था ना? यस। कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं ना, लोग बोलते हैं सच में इतना रेट है क्या? सच में है नहीं, वो तो सस्पेंस वाली बात है। तो 1,95,000। ओके, MBA कॉलेज में आपने 50 आवर्स एलोकेट किए हैं, उसका रेट था आपका 1,200। ठीक है, तो ये था 60,000। यहाँ पे आपका 500 का रेट था, तो अब इस बार 20 मल्टीप्लाई बाय 500, इट इज़ 10,000। ओके, और इस यहाँ पे था 300 का, तो ये हो जाएगा 9,000। अब इसका टोटल करें अपने 35,000, 1,95,000, 60,000, 10,000 एंड 9,000। आपका आंसर आ गया 3,09,000। आंसर will be less than your existing revenue, and your existing revenue was 3,15,000 विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, विदाउट एनी एडिशनल कंडीशन। हाँ, एक कंडीशन तो है ही कि मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल विद यू इज 240। तो पहले 315 था, अब हो गया 3,09,000। देयर इज रिडक्शन इन योर रेवेन्यू बाय ₹6,000। मैं ऐसा बोल रहा था, वो जो सीधा 6,000 निकालने का बात है ना, वो हमको आना चाहिए, और वो बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमने ये पहले कुछ इस तरीके से एलोकेशन किया था, याद करो। एग्जिस्टिंग जो 240 का एलोकेशन था ना, एक बार वापस से लिख देता हूँ मैं, एक बार मैं दोनों लिख देता हूँ, ध्यान देना। चलो, 240 आवर्स का पहले एलोकेशन था ना, वो कुछ ऐसा था, IIM 10, CMA एंड CS 130, फिर उसके बाद आपका MBA में आई थिंक सो 50 आवर्स का था। 50 आवर्स ना, यस 50 आवर्स। और BCom BBA में भी 50 आवर्स का था। एक्चुअली BCom BBA में ना डिमांड तो ज़्यादा थी, बट हम लोग काम 50 घंटे कर पा रहे थे, बिकॉज अपने पास उतना टाइम नहीं था। ठीक है, ये था आपके पास। ठीक है, अब एक और एडिशनल कंडीशन आया कि आपको ये तो यहाँ पे अगर इस चारों डेटा में देखें ना अपने, तो आप स्कूल में कोई टाइम एलोकेट नहीं कर रहे थे, अब वो आपके फादर वहाँ पे ट्रस्टी, आप वहाँ से पढ़े हो, तो आपको कंपल्सरीली 30 आवर्स वहाँ पे एलोकेट करने पड़ रहे, और आप अभी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता, देन आई विल प्रीफर दैट IIM 10 आवर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज 130 आवर्स, MBA कॉलेज इज 50 आवर्स, BCom BBA में 50 आवर्स। ठीक है, बट 30 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन है। तो एक बार मैं इसके साथ रेट लिख लूँ, इसका था 3,500, इसका था 1,500, इसका था 1,200 और इसका था 500। ठीक है, अगर आपको स्कूल में जाना है, ठीक है, कंपलसरी है, आपके हाथ में वो है ही नहीं चीज़, तो आप कौन से वाले रेवेन्यू या कौन से वाले जो एग्जिस्टिंग एलोकेशन है ना, उसमें से किसको साइड कर दोगे, मतलब किसको मना करोगे? तो जिसका भी कॉमन सेंस चल रहा है, ही विल से दैट कि हम लोग यहाँ पे शॉर्टफॉल करेंगे।
ठीक है, मतलब ये इसके लिए कोई हाई फाई कैलकुलेशन भी, रैंकिंग वैंकिंग को देखना भी नहीं है ना। ये अगर ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है और अगर आप कोई आके बोले कि 240 में से 30 आवर्स स्पेसिफिकली आपको स्कूल को एलोकेट करने हैं, बोलो कहाँ पे शॉर्टफॉल करोगे, तो स्ट्रेट आंसर है कि वी विल कॉम्प्रोमाइज इन बीकॉम बीबीए टीचिंग, बिकॉज वहाँ पे रेट सबसे लोएस्ट है। खैर स्कूल में उससे भी लोएस्ट है, बट वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है ना। वो अगर मेरे हाथ में होता तो बोला ना, जाते ही नहीं अपने, जाना पड़ेगा, तो कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? ऐसा बोलेंगे IIM वाले पे नहीं जाएंगे 10 घंटे, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो हाईएस्ट रेवेन्यू है, तो सारा का सारा रिडक्शन यहाँ पे होगा। मीन्स व्हाट कि अब जो नया वाला एलोकेशन होगा ना, आप देखना ध्यान से, वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से उसका कितने आवर्स एलोकेट करने, वहाँ पे आपको 30 ना, तो यहाँ पे 50 में से 30 हटा दो तो कितने आवर्स हो जाएंगे? 20। और यहाँ पे एडिशनल कर दे अपने, तो स्कूल एक सेगमेंट ऐड हो जाएगा और वहाँ पे अपने 30 आवर्स ऐड कर देंगे, जहाँ पे रेट क्या मिलेगा आपको? 300 का। यही तो हुआ ना, और क्या हुआ? मीन्स यहाँ से 30 घंटे निकल के स्कूल में चले गए, ठीक है, तो क्या आपका रेवेन्यू उससे कम होगा? ऑफकोर्स कम होगा, बिकॉज यहाँ पे रेट था 500, यहाँ पे था 300, लॉस ऑफ 200 रुपीज़ पर आवर। जितने घंटे आपने शिफ्ट किए ना, उतने घंटे पर आवर 200 का लॉस हो रहा है। कितने घंटे आपने शिफ्ट किए? 30। व्हाट इज़ योर लॉस पर आवर? 200। तो ये 6000 रुपीज़ है ना। मीन्स इफ़ यू आर फॉलोइंग न्यू प्लान विथ मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन, योर ओवरऑल रेवेन्यू विल फॉल बाय 6000 रुपीज़। तो अब मुझे नए वाले के साथ कितना पैसा मिलेगा ना, वो पूरा कैलकुलेशन, मतलब ये वाला पार्ट क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब अगर आप ये पकड़ पा रहे हो तो ये पूरा फॉरवर्ड कैलकुलेशन क्या करने की ज़रूरत है? ये रहा 3,15,000, इसमें 6000 हटा दो, आ गया 3,09,000। ये चीज़ पकड़ने आना चाहिए अपने को, ठीक है। किस तरीके से सीधा समझ में आ रहा है कि शिफ्ट कहाँ पे हुआ, लिमिटिंग फैक्टर आया ना, तो जो लोएस्ट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा था या अपने केस में लोएस्ट रेवेन्यू, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। क्लियर है? उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आपका रेवेन्यू में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरीके से सीधा कैलकुलेशन अगर आ रहा है तो हम लोग प्रॉपर वे में समझ में चीज़ें आ रही है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि वो फॉरवर्ड कैलकुलेशन, कुछ लोग शायद अपने यहाँ से बीकॉम कंप्लीट करके ज्वाइन किया है, उन्होंने पढ़ रखा है मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं बोल रहा हूँ जो आपने पढ़ा है वही है, उसको एक लेवल ऊपर उठाना है। उसके लिए आपका जो अप्रोच था ना मगिंग वाला, उसको साइड करो, एक बार चीज़ों को कॉमन सेंस से समझने का ट्राई करो। आई फील सबसे ईजीएस्ट चैप्टर यही है अगर आप कॉमन सेंस से जाओ तो, ठीक है। बाकी वो मगिंग वाला अप्रोच आया, मैं रिपीटेडली ये बात रिविजिट करता रहूँगा कि मगिंग वाला अप्रोच चलेगा नहीं, ठीक है, वरना फंस ही जाओगे आप। बाकी आगे सम देखोगे ना, तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप सम नहीं है कि मैंने एक करवाया दूसरा वैसा आएगा, तीसरा भी ऐसा आया, लाइन से 10 सम करवा दे, वैसा ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखोगे हर एक सम में नया चैलेंज होगा, ठीक है। तो वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कि आप सोच रहे हो साथ में, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो आई होप आपने अपना एलोकेशन प्रॉपर किया होगा, और अगर नहीं किया है ना तो ये प्रॉपर एलोकेशन है, ठीक है। तो अगर किसी को लिखना है तो ये एग्जाम्पल करके लिखो ना, ये एग्जाम्पल करके लिखना है यहाँ पे, एक बार रेफरेंस के लिए, बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे अपने लिखवाते नहीं है लेक्चर्स में। ये एग्जाम्पल करके लिखो, ये रैंक दे दो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से करो। फिर ये वाला एक बार बना देना आप लोग, ये वाला, ये जो है ना कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये आएगा। आंसर लिख देना ना ऐसा, हेडलाइन लगा के, हेडिंग लगा के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। एक काम करो आप ना, यहाँ पे पॉज करके, मैं 1 बाय 1 बोल रहा हूँ, ये कॉपी कर लो, क्लियर है, एग्जाम्पल लिख के, मतलब एक बार आइडिया हो जाएगा आपको। फिर है ना ये रेवेन्यू लिख देना है, वहाँ पे पॉज होके अगर हो गया हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल। उसके बाद ये फर्स्ट केस है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपका रेवेन्यू आएगा, यहाँ पे भी पॉज करके लिख देना चाहिए। फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखना चाहिए, सपोज 30 आवर्स इन अ मंथ फॉर स्कूल, ठीक है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके साथ ये रहा, क्लियर है। इस तरीके से आप प्रॉपरली इसको कंप्लीट कर दो, क्लियर है। फिर हम लोग, ये बेसिक डिस्कशन इज कंप्लीटेड, अब 1 बाय 1 सम करने की बारी है अपनी। ओके, ये जो डिस्कशन कंप्लीट हुआ अपना, विद दैट पूरा का पूरा जो बेसिक है ना वो कंप्लीटेड है। अब सम्स है सिर्फ, ठीक है, सम बहुत सारे करने। तो
एक और चीज़ बता दूं मैं, ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, सुनना ध्यान से, मैंने बीच में शायद ऐसा डिस्कस किया होगा बट एक बार उसको रिविजिट कर दे। जानबूझ के अपने थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल मीन्स अपने साथ जो कनेक्टेड चीज़ें हैं ना उसको एग्जाम्पल में डाल के चीज़ें समझने का ट्राई करते हैं। दैट टीचिंग इज कनेक्टेड विथ यू, ठीक है, आपको थोड़ा लाइव लगेगा एग्जाम्पल, दैट्स वाई वी हैव टेकन दैट एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी सम्स में क्या होगा, तो इन सम लिमिटिंग फैक्टर कैन बी मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मटीरियल, ठीक है, अपने बात हो चुका है, पैकिंग मटीरियल, ये सब कुछ लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑल्सो लिमिटिंग फैक्टर। नाउ डेज इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट अब पहले का टाइम ऐसा भी था कि बाकी सब अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी इनफ नहीं है कि अपने प्रोडक्शन को रन कर पाए, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है उसमें मोस्ट इफिशिएंट वे में उसको यूटिलाइज करना है। क्लियर है? तो वो उस तरीके से आपके पास सम आएंगे लिमिटिंग फैक्टर वाले कि किसको पहले रैंक दें हम, किसको पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, तो सारा का सारा कंसंट्रेशन उस पर चला जाता है कि कौन ज़्यादा प्रॉफिट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या था, ये जो रेट था ना उसमें एक्सपेंसेस मैंने कंसिडर नहीं किए कि है ही नहीं। ठीक है, हमारा वहाँ पे ऐसा फोकस होगा कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिससे हाईएस्ट प्रॉफिट हो, बट है ना यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट तक देखते नहीं है। वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर कैलकुलेशन अप टू कंट्रीब्यूशन ओनली, बिकॉज कंट्रीब्यूशन के बाद एक ही टर्म है दैट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आता है? प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज स्टेबल, ठीक है, उसमें चेंज नहीं आता है अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन इन क्वेश्चन। जब नहीं दिया है वी हैव टू एज्यूम दैट कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, और ऑब्वियसली वो तो कांस्टेंट रहता ही है। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सारा का सारा फोकस डाल देते हैं अपने किस पे? कंट्रीब्यूशन में। क्लियर है? ओके, आई होप ये बातें बहुत क्लियर लग रही होगी आपको। ओके, अगर अपने आगे बढ़ा डिस्कशन को तो जो सम स्टार्ट करने हैं, बिफोर दैट एक चीज़ अपने डिस्कस कर ले कि जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में था जो फॉर्मूलाज थे, ठीक है, उसको अगर अपने एक बार रिवाइज कर दे तो मैं डेटा के साथ यहाँ पर लिखना चाह रहे अपने उसको। सपोज आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10 रुपीज़, ठीक है, इस तरीके से कुछ डेटा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट इज 6 रुपीज़। तो CPU कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो गया? 4 रुपीज़। क्लियर है? एंड सपोज फिक्स कॉस्ट दैट इज रुपीज़ 50,000। एंड अगर आपको कोई BEP पूछे, BEP मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 50,000 डिवाइडेड बाय आप ये CPU करते हो, यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ठीक है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4 करें। आई होप ये तो बहुत क्लियर कट है। 12,500 यूनिट्स, ठीक है, ये आपका BEP इन यूनिट्स आ गया, दैट इज BEP इन यूनिट्स। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और फार्मूला है। फार्मूला जो है, अगर आपको इनिशियल डिस्कशन याद हो तो कुछ ऐसा आपने बोल रहे थे, सेल्स में से एक वेरिएबल कॉस्ट निकलता है, दूसरा कंट्रीब्यूशन निकलता है विंग, ठीक है, फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट, फिर प्रॉफिट या तो लॉस, इस तरीके से है। अब एक चीज़ ध्यान देना आपने, एक टर्म आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में दैट इज कॉल्ड PV रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ध्यान देना, उसका फॉर्मूला जो है वो है C/S मल्टीप्लाई बाय 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगर अपने देखना चाहे ना, मान लो अगर ये डेटा मैं ना 20,000 यूनिट का रखता, एक यूनिट की जगह 20,000 यूनिट का रख रहा हूँ। ध्यान देना आप लोग, ये 1 यूनिट का डेटा है मेरा। ये जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं ना, ठीक है, वो भी मैं साइड बाय साइड डिस्कस करता जा रहा हूँ। ये 1 यूनिट का डेटा है और ये 20,000 यूनिट्स का डेटा है। तो 20,000 यूनिट में आपका सेल्स हो जाएगा 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000 एंड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 80,000। क्लियर है? एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट PV रेशियो, ठीक है, तो PV रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो ना, यू नीड पैरिटी इन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, ठीक है, मीन्स मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, इफ यू वांट टू कैलकुलेट पर यूनिट दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन टोटल, वो भी अलाउड है। अगर अपने पर यूनिट देखे तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 4। अब चेक करना ना, 4 है, और उसी टाइम सेल्स कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ये क्या हो गया आपका 40%। इन अ सेम मैनर इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन टोटल वैल्यू कितना है सेल्स का, टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इज 2 लाख रुपीस और उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000। अगर आप वो लगाना चाहो 80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 देन इट इज ऑल्सो व्हाट 40%। इन शॉर्ट ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो प्रोवाइडेड देयर इज पैरिटी इन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ठीक है, ये जो सी है वो अगर पर यूनिट है तो सेल्स भी आपका पर यूनिट चाहिए। अगर आपका सी टोटल में है तो आपका सेल्स भी क्या चाहिए इन टोटल। क्लियर है? ये क्या रहा है 40, इट इज कॉल्ड पीवी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब सुनना ध्यान से, यहां पे जैसे आपने यहां पे बीपी 12,500 यूनिट निकाल दिया ना, ओके, बीपी का आप फॉर्मूला ये जानते हो दैट फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। अगर आप ये सीपीयू को रिप्लेस कर दो विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो, ठीक है, पीवी रेशियो के रिप्लेस करो तो ध्यान देना अपने केस में आपका फिक्स कॉस्ट था, अभी जो डेटा चल रहा है उसमें था 50,000 और पीवी रेशियो क्या था आपका 40%। 40% लिखना हो तो लिखो बट 40 नहीं लिखना चाहिए, 40% और 0.4। आई होप 40% और 40 का डिफरेंस आप सबको पता है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे या तो 40% लिखो या तो 0.4 लिखो। तो आप कैलकुलेट में करोगे ना 50,000 डिवाइडेड बाय 0.4 तो दैट आंसर इज 1,25,000 और ये आंसर जो आएगा ना वो रुपीस में आएगा एंड दैट इज ऑल्सो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर यू। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट ही है बट आंसर सीधा किस में आएगा इससे रुपीस में। आप ऊपर जो आंसर निकाले थे ना यहाँ पे ये वाला पहले वो क्या था 12,500 यूनिट्स। व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस 10 ना, तो वैल्यू क्या हो गया 1,20,000 रुपीस। तो अगर आपको आंसर बीईपी का यूनिट्स में चाहिए देन यू हैव टू डिवाइड फिक्स कॉस्ट बाय सीपीयू एंड इफ यू वांट टू गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ रुपीस, डायरेक्टली रुपीस में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करोगे आप? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे अपने पीवी रेशियो से। किससे डिवाइड करेंगे? पीवी रेशियो से। ये बात पकड़ लो आप चीज में। ठीक है, जब जहां जहां सीपीयू होता है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वहां फॉर्मूला में यू कैन यूज पीवी रेशियो। इफ यू यूज सीपीयू यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और अगर आप पीवी रेशियो यूज करोगे यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ रुपीस। ठीक है, सीधा रुपी में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो अगर अपने ये चीज समझ में आ रहा है, अब एक और चीज जो आपको आगे इजीली समझ में आ जाना चाहिए दैट इज व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो का क्या मतलब होता है तो ध्यान देना। जब अपने 40% निकाला है ना वो क्या आया C अपॉन S। ठीक है, C एंड S में पैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ डिनोमिनेटर डिवाइड में रख दिया टोटल सेल्स। ये 40 डिवाइडेड या 4 डिवाइडेड बाय 2 लाख, सॉरी हाँ, ये 4 को उठा के डिवाइडेड बाय 2 लाख थोड़ी कर सकते हैं, कोई पैरिटी नहीं इसमें। ठीक है, पैरिटी मैं बोलता हूँ ये तो 20,000 यूनिट है, 10,000 यूनिट का निकालते ना, मान लो 10,000 का निकालते तो ये क्या होता 1 लाख। क्लियर है? ये 1 लाख होता, वेरिएबल कॉस्ट 6 है तो 60,000 होता और ये होता 40,000, तभी भी तो 40% आता। तो पीवी रेशियो इज कांस्टेंट। ठीक है, आप कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे निकालो, हाँ आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज होगा देन पीवी रेशियो में चेंज आएगा। क्लियर है? अगर अपने एकदम डिस्क्रिप्टिव मैनर में पीवी रेशियो को डिफाइन करना हो तो सिंपल लैंग्वेज सिंपल रख रहे हैं अपने, पीवी रेशियो इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर सेल्स, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर सेल्स। क्लियर है? कि भाई जैसे यहां पे देखना ध्यान से, ये सेल्स है, सेल्स में से आपका एक वेरिएबल कॉस्ट निकलता है और एक कंट्रीब्यूशन निकलता है। ठीक है, तो अगर सेल्स का में से वेरिएबल कॉस्ट 60% है, 60%, ठीक है, ये किसका परसेंटेज बोल रहे हैं? अपने सेल्स का। तो जो कंट्रीब्यूशन होगा ना वो 40% होगा। इट इज ऑब्वियस, क्योंकि यहां से जो 2 विंग निकल रही है उसमें से एक 60 है तो दूसरा 40 होना ही है, दोनों तो सेल्स के परसेंटेज है। दैट 60% ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो ये अगर 60 है तो ये कितना होगा 40। किसके परसेंटेज? सेल्स के। क्लियर है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा बात नहीं चल रहा है। सेल्स का 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो 40% क्या होगा कंट्रीब्यूशन। और वो परसेंटेज में जब बोलना स्टार्ट करें ना तो अपने क्या बोल सकते हैं उसको? पीवी रेशियो। ठीक है,
ये हो गया आपका पीवी रेशियो। क्लियर है ना? तो मैं इस एक और चीज अगर आप समझ रहे हो ध्यान से, तो ध्यान देना यहाँ पे, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज है तो बाकी हो जाएगा क्या? पीवी रेशियो। इसको क्या बोल सकते हैं अपने? पीवी रेशियो। दैट आंसर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आगे फिर इसमें से पीवी रेशियो जो है उसमें से फिक्स कॉस्ट परसेंटेज हो सकता है और प्रॉफिट परसेंटेज भी हो सकता है। क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखना, ये वाला ना फिक्स कॉस्ट परसेंटेज किसी पे भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं बोला है ना तो जनरली अपने ऐसा मानते हैं कि दैट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स। ऐसा बोला ना फिक्स कॉस्ट इज 20%, तो वी हैव टू एज्यूम इट इज ऑफ सेल्स। क्लियर है? तो ये वाला ये जो पैटर्न है ना वो भी बहुत हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? सुनना ध्यान से। अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान लो ये 100 है, ठीक है, 100% ही होता है, ये 60 है, तो आप बोल पाओगे ये 40 है। और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फिक्स कॉस्ट इज 30% ऑफ सेल्स, तो आप ये बोल पाओगे ना, क्योंकि जो 40% टोटल था वो किसका था? पीवी रेशियो इज 40% ऑफ व्हाट? सेल्स। सेल्स का ही तो 40 होता है। पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन इतना होगा, सेल्स में से 40% कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 30% जो है वो फिक्स कॉस्ट है, किसका? सेल्स का। तो वी कैन इजीली से दैट कि 10% सेल्स का वो आपका प्रॉफिट है, 10% सेल्स का, बिकॉज ये सारा का सारा परसेंटेज मैंने सब सेल्स में ही बोल दिया है। आप यहां पे उठा के जो कॉन्फिडेंटली 10% रख पा रहे हो ना, वो इस वजह से, ये दोनों तो चलो सेल्स पे ही है, बट ये 30% भी सेल्स पे है, ठीक है, इस वजह से ये 10 हो गया, किसका? सेल्स का। अगर ये ऐसा होता कि इट इज 50% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, 50% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये थोड़ी ना 10 होता, ठीक है। ये भी अपने लिखते क्या? 50% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब सेल्स का कितना है वो पता नहीं, बट कॉन्ट्रीब्यूशन का 50 है, बिकॉज यहां से जो विंग गई ना वो फिक्स कॉस्ट 50%, किसका? कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो बाकी जो बचा वो प्रॉफिट हो जाएगा, किसका? 50% कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो मैं जानबूझ के ये सब डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज सम पता नहीं कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। कौन से सम में आपका कौन सा ब्रेन लगने वाला है ना, वो यहाँ बैठ के अपने नहीं बोल पाएंगे। तो जितना आपने नया नया तरीके से सोचा हो ना, उतना बेटर है फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। सारा का सारा खेल, वापस से बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ पे डिपेंड है, दैट इज़ योर कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस आपका कितना मैक्स एक्यूरेट है, कितना कितने तरीके से आप सोच सकते हो। तो आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि अपने क्या कहना चाह रहे हैं। डेटा कोई भी पैटर्न से दिया हो, आपका ब्रेन चलना चाहिए। ब्रेन मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेल्स में से दो विंग निकाल दो, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है। अगर इसको परसेंटेज में बोलना स्टार्ट करें तो वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज और इसका पीवी रेशियो, फिर फिक्स कॉस्ट और फिर हो जाएगा प्रॉफिट आइदर लॉस। क्लियर है? ओके, अब सुनना ध्यान से। एक लास्ट चीज़ जो है अपने उसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ना चाह रहे। हमने ना अभी अभी ये डेटा कुछ ऐसा था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6, तो सीपीयू आया कितना? 4। इससे मैंने बोला कि फिक्स कॉस्ट आपका है 50,000 रुपीज़, ठीक है। अगर इसी डेटा के साथ पीवी रेशियो निकालना है तो वो आएगा C/S मल्टीप्लाई बाय 100। वो अपने जान चुके हैं, इन दोनों में पैरिटी चाहिए, ठीक है। तो वो आ गया 40%। अगर आपको बीईपी इन यूनिट्स चाहिए तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आया 12,500 यूनिट्स। अगर बीईपी इन रुपीस चाहिए सीधा, वैसे तो ये आंसर आया ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके आप रुपीस में निकाल सकते हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 10 रुपीस ही है, निकाल सकते हो, ठीक है। बट कभी कभी सीधा पीवी रेशियो है, ठीक है, तो उसका भी यूज़ हो सकता है। तो बीईपी इन रुपीस तो हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 0.4 इसलिए बिकॉज 40% है, तो वो आंसर आ जाएगा 1,25,000। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि दोनों फॉर्मूला हमको आना चाहिए, ठीक है। कोई बोले सर ये पैटर्न है ही ना, क्यों अपने ये सिखा रहे हैं? तो शायद ऐसा हो कि पीवी रेशियो का डेटा दिया है, सीपीयू का नहीं दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीईपी। क्लियर है? एक और फॉर्मूला अगर आपको याद हो, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको याद हो कि सपोज इस केस में वी वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, तो हम लोग फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू। ओके, आपका फिक्स कॉस्ट कितना था? 50,000, प्रॉफिट कितना डिजायर्ड है? 20, और सीपीयू कितना है? 4।
तो 50,000 प्लस 20,000 ये हो गया 70,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आता है 17,500। और ध्यान ये रहे, सिंस वी हैव यूज CPU, तो योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट्स होगा। अगर इसकी जगह मैं पीवी रेशियो यूज करता, व्हाट इज योर पीवी रेशियो विद गिवन डेटा 40%, तो ये हो जाता 70,000, 70 समझ में आ रहा है, 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 0.4, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 0.4 करें तो आ रहा है 1,75,000 रुपीज़। अगर ये इसको मल्टीप्लाई करते 17,500 यूनिट को मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ जो सेलिंग प्राइस है, तो आपका सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट इन रुपीज़ भी आ जाता। क्लियर है? तो अपने बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप CPU यूज़ करते हो ना, देन इन दैट केस you will get answer in terms of rupees, sorry, in terms of units, and if you are using PV ratio, then you will get answer in terms of rupees. That's it. That is major difference between two formula. Otherwise बाकी सब चीज़ें वही कन्वे करेंगे। ठीक है? BEP तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CPU से भी आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो से भी आएगा। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CPU, you will get answer in terms of units. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ठीक है? वो जो रिकवरी है ना, वो आपको ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है? कि आप फर्स्ट लेक्चर देखना, वो ज़्यादा उसमें अपने डिटेल में बात किया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे ना आपको दो फार्मूला नए मिले हैं, मीन्स वही फार्मूला है। अगर आप अपने जो सीट बनाए ना फार्मूला के लिए, वहाँ पे लिखना चाहो तो BEP इन रुपीज़ के लिए फार्मूला आ गया। पहले तो ना एक पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखना चाहिए। पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या था आपका, C कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसके ब्रैकेट में लिखना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सेल्स। ठीक है? कभी कभी ये इस तरीके से भी आता है, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। सही तो है, सेल्स में से दो विंग, वेरिएबल कॉस्ट इतना है तो कंट्रीब्यूशन इतना होगा। क्लियर? इज इक्वल टू पीवी रेशियो। ये तो ऑब्वियस है ना, सीधी सीधी बात है, बट इसलिए लिखवा रहे, कभी कभी ये ब्रेन नहीं चलता लोगों का। ठीक है? तो अपने एक बार लिखवा के आगे बढ़ रहे। फिर ओके, अगर अपने BEP इन रुपीज चाहिए तो आंसर इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिर सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट इन रुपीज़, आंसर इन रुपीज़ आएगा इसमें। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप एक बार लिख लो, फिर हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? जो अपने नेचुरली जो इनिशियली सम्स बाकी है वो सब सम करना स्टार्ट करते हैं। चलो, अब इसको पॉज कर दो ना यहाँ पे और लिख लो आप एक बार। ठीक है? पॉज करके एक बार लिख लो इसको। तो अपने आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपको ना जो पहले लेक्चर शेयर किया हुआ है फर्स्ट, उसमें सम नंबर 1 और 3 इज कंप्लीटेड, और शायद कोई एक सेकंड होमवर्क में दिया होगा। ठीक है? एक बार कंप्लीट कर देते हैं। चलो ना, सेकंड सम भी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। आपका देखना ना, फिक्स एक्सपेंस कितना है, 1 लाख, सेलिंग प्राइस इज 20, वेरिएबल कॉस्ट इज 15। तो BEP इन यूनिट्स अगर निकालना हो तो ध्यान देना, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन CPU ना, अगर यूनिट में निकालना हो तो 1 लाख डिवाइडेड बाय CPU कितना है। अब ये थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है, नहीं, 20 माइनस 15 तो 5, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर इज व्हाट, 20,000 यूनिट्स। ये BEP इन यूनिट्स आया। अब ध्यान ये रखना, जब जब क्वेश्चन में BEP इन यूनिट्स और BEP इन रुपीज ऐसा साइलेंट हो ना क्वेश्चन, इट इज एडवाइजेबल टू कैलकुलेट बोथ फिगर। ठीक है? दोनों फिगर कैलकुलेट कर देना चाहिए। तो ये तो आंसर आ गया BEP इन यूनिट्स का। BEP इन रुपीज सही है ना, तो एक तो आंसर ये है कि चलो 20,000 यूनिट है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये रहा 20 रुपए, तो बात खत्म करो ना, 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 4 लाख रुपीज। सीधी बात है।
क्लियर है। और दूसरा बोले हम अभी फॉर्मूला सीखे ना तो लगाते हैं वो फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीईपी इन रुपीस, तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। व्हाट इज योर फिक्स कॉस्ट 1 लाख, पीवी रेशियो ध्यान देना, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है C अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। इसके लिए मुझे टोटल डेटा नहीं चाहिए, एक यूनिट का अगर मेरे पास कंट्रीब्यूशन और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस होगा तो भी चलेगा, टोटल में होगा तो भी चलेगा, या एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर दोनों में पैरिटी है वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। ठीक है, तो ये हो गया ना कि 10 रुपये नहीं, हाँ 20 रुपये का सेलिंग प्राइस और 15 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन 5 है, तो यहाँ पे अपने रख पाएंगे 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर इज 25%। ओके, 1 लाख को 0.25, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, 0.25 मीन्स 25%, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.25 करें तो यहाँ जाएगा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, दोनों तरीके से हमने निकाल दिया है, बहुत ही सिंपल हो गया है। तो ये कॉपी करना, बीईपी इन यूनिट्स दैट इज 20,000, फिर रुपीज़, ये यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये तो। फिर रुपीस में चाहिए तो यूनिट में आ गया, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दो, देन यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ रुपीस। और अगर रुपीस में सीधा जाना है तो ये रहा, बी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, उस तरीके से सीधा आंसर आएगा। क्लियर है, तो वापस से एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये बहुत ही सिंपल सम हो गया। ये 20,000 यूनिट, एक ये आंसर है आपका, दूसरा इस तरीके से यहाँ पे पॉज करके कर सकते हो, और ये जो अगर आप फॉर्मूला लगा के रुपीस में निकालना चाहो तो। ठीक है, आई होप ये कंप्लीटेड है। ठीक है, आप यहाँ पे तीनों जगह पे पॉज करके वो कॉपी कर लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके ही कॉपी करो, फालतू का अपने वो वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाना है। ठीक है, आप पॉज करके कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट सम देखना, सम नंबर सम नंबर 4 देखो। चलो, सेल्स इज 2 लाख, सेल्स कितना है आपका 2 लाख, प्रॉफिट इज 20,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट इज 60%। अब मैं अभी बोल के आया, एक परसेंटेज किसका है वो नहीं दिया है, देन वी हैव टू एज्यूम इट इज ऑफ सेल्स। क्लियर है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो। पहला क्या पूछा है, पीवी रेशियो। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला था C अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। तो C कहाँ पे दिया है, C इज नॉट गिवन, कि निकल सकता है, निकल सकता है। सेल्स कितना है आपका 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट था दैट इज 60% ऑफ सेल्स, तो हो जाएगा 1,20,000 और कंट्रीब्यूशन इज 80,000। हो गया काम सिंपल, तो यहाँ पे 80,000 रखे, यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट 40। जिसका इस तरीके से आ रहा है ना, उसका दिमाग नहीं चल रहा है। क्लियर है, ये कोई कैलकुलेशन थोड़ी करना था, इट इज सिंपल कैलकुलेशन। मैंने अभी तो लिखवाया कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो निकालना है तो दैट इज ऑल्सो वन फॉर्मूला, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। अगर अपने उस तरीके से देखें तो अगर ये 60% है तो पीवी रेशियो मुझे कैलकुलेट करने ही नहीं जाना ना, इट इज इटसेल्फ इज 40%। बात खत्म हो गई, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40%। क्यों निकाले अपने, क्लियर है, सीधा आंसर आ जाएगा 40%। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इजी चैप्टर है अगर अपने वो प्रॉपरली सोचते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओके, ये हो गया पीवी रेशियो 40। अब क्या पूछा है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिर वो ये अलग बात है, वो अपने बाद में देखते, फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, खैर ये वाला टेबल जब बना ही दिया है ना, तो इसमें से एक फिक्स कॉस्ट माइनस होता है, याद करो आप, तो क्या आ जाता है आपका प्रॉफिट। और लकीली इस बार प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, वो कितना है 20,000, तो यहाँ पे रख दे अपने 20,000, तो ये तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना 60,000। क्लियर है, तो इस तरीके से अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान देना,
सम नंबर 4, क्लियर है? सम नंबर 4 जो अपना बेसिक चल रहा है ना, ये तो अगेन ये बेसिक का सम नंबर 4 है, ठीक है, बेसिक पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? पीवी रेशियो, उसको अपने ऐसे करेंगे 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, 100 माइनस 60%, इट इज़ 40, क्लियर है? एक और चीज़ ध्यान रखना आप लोग, मेरे को ना पूरा वो टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। पीवी रेशियो इज व्हाट? दैट इज कंट्रीब्यूशन परसेंटेज इन योर सेल्स। मतलब अगर मेरा पीवी रेशियो 40 है ना, तो मेरे सेल्स में एट करंट लेवल मेरा जितना सेल्स है ना, उसमें से 40% मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर अपने यहाँ पे सीधा कंट्रीब्यूशन निकालना चाहे ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो वी कैन से सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, ठीक है? इस तरीके से जा सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? वही तो बात था कि व्हाट इज पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर सेल्स, ठीक है? अगर पीवी रेशियो 40 है तो आपके सेल्स में से 40% कंट्रीब्यूशन है। तो अभी का अगर सम नंबर 4 का डेटा उठाए तो हमारा जो सेल्स है ना वो 2 लाख रुपए है। सेल्स कितना है? 2 लाख रुपए। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है ना, वो होगा आपका, ध्यान देना, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, योर आंसर इज 80,000 रुपीज। ओके, अगर कंट्रीब्यूशन आ गया 80,000 रुपीज, अब अगर प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन में से अगर आपको याद हो, वैसे मैं बार बार एक चीज़ रिविजिट करवाता रहूँगा बिकॉज सारे फॉर्मूला एक जगह है और आपका ये फ्लो समझना ना वो एक जगह पे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन उसमें से फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? फिर अपने बोलेंगे सेल्स वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज पीवी रेशियो। फिर अगर कोई बोले ना प्रॉफिट परसेंटेज, तो वी कैन स्ट्रेट अवे से दैट कि फिक्स कॉस्ट परसेंटेज। ये सारा का सारा किसका? सेल्स का परसेंटेज, ठीक है? ये रिविजिट बार बार करते रहेंगे बिकॉज बहुत सारे ऐसे सम है जो ये फ्लो पे सॉल्व होंगे, ठीक है? आपका वहाँ पे फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो अगर अपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जान चुके कि ये 80 है, ठीक है, और प्रॉफिट उसने दे दिया था, ध्यान देना आप लोग, प्रॉफिट वॉज गिवन दैट इज वॉट 20,000 ना, तो फिक्स कॉस्ट आपका हो जाएगा 60,000। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 60,000। अब अगर कोई फॉर्मूला लगाएगा तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना, प्रॉफिट तो दिया ही है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन में से 2 विंग निकलता है, एक प्रॉफिट और एक फिक्स कॉस्ट। तो एक बार प्रॉफिट हटा देते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन था 80, प्रॉफिट था 20, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ये फॉर्मूला काम का नहीं है, फॉर्मूला से वो फ्लो इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो आप ये कॉपी कर लो। चलो सम नंबर 4 यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लो, पॉज करके ही कॉपी करना, मेरे को अपने आगे सम करते हैं। यस, तो जो नेक्स्ट सम करना है आफ्टर दैट सम नंबर 4, दैट इज सम नंबर 5, ठीक है? 5th सम करना। अब देखना 1 to 4 इज कंप्लीटेड, 5th चेक करना आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, रीड करना चलो आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द पीवी रेशियो एंड प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 40,000। प्रॉफिट निकालना है जब सेल्स कितना हो? 40,000। एंड न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। अगर सेलिंग प्राइस 10% से रिड्यूस हो जाए तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, क्लियर है? ओके, चलो ध्यान देखना आप लोग, क्या दिया है आपको? फिक्स कॉस्ट 8,000 रुपीज, क्लियर है? ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹20,000। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ₹20,000 का मतलब ये रहा कि ये ब्रेक इवन रुपीज़ में दिया हुआ, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है? इट इज़ नॉट 20,000 यूनिट्स। ओके, मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया होगा उसने बीईपी के लिए? अगर लगाया होगा फॉर्मूला तो इट विल बी लाइक दैट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आई होप ये क्लियर है ना? और वेरिएबल कॉस्ट इज 60 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 60। अब पूछा क्या है? पीवी रेशियो उन्होंने पूछ लिया है, और पूछा है आपको प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 40,000। सेल्स जब 40,000 हो तो प्रॉफिट कितना है? तो पहला काम चलो ना पीवी रेशियो निकालने का करते। पीवी रेशियो कैसे निकलेगा इस बार देखो तो।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? पीवी रेशियो का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सी अपॉन एस मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आपको इसमें कंट्रीब्यूशन पता है? ये वाले डिटेल में कंट्रीब्यूशन कितना है वो पता है क्या? नहीं पता है कि पता है कुछ? एक बार आप एक काम करो ना, एक बार यहाँ से आगे नहीं देखो, पॉज करके एक बार ट्राई करो कैलकुलेट करने का, हाउ यू विल गेट पीवी रेशियो। ठीक है, मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आप एक बार ट्राई करो कैसे अपने स्टार्ट करेंगे इस सम को। चलो देखना ध्यान से, अगर आपने ट्राई किया हो तो सुपर है अपने यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे देखो ध्यान से। अ फॉर्मेट फॉर एंटायर कैलकुलेशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, एंड एट दैट योर, इसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? अपना बीईपी सेल्स तो दिया हुआ है ना, बीईपी सेल्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस 0, तो कंफर्म है, बट ये 20,000 है। ओके, प्रॉफिट लॉस 0 है, बीईपी है तो ऑब्वियसली इट इज 0। तो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था, यस दैट इज व्हाट 8,000, ये रहा 8,000। तो यहाँ पे रिवर्स आए अपने, रिवर्स, तो वी कैन राइट कंट्रीब्यूशन विल बी 8,000 रुपीज इफ यू आर ऑपरेटिंग एट बीईपी। बीईपी अगर 20,000 है, बीईपी है वो, तो उस टाइम कंट्रीब्यूशन 8,000 होना चाहिए, बिकॉज फिक्स कॉस्ट आपका 8,000 है। और वी कैन से एक रिजल्ट आया अपने पास, ये कॉमन सेंस वाला बात है ना, एट बीईपी योर फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तभी तो उसको बीईपी बोलेंगे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो टारगेट होता है ना, उसको रिकवर करते करते अपना इतना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर दिया है कि सारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। क्लियर है? तो ये वाला चीज़ है। अब ध्यान देना, जब 20,000 सेल है ना, तब कंट्रीब्यूशन 8,000 है, दोनों में पैरिटी है। तो दोनों में अगर पैरिटी हो तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो वी नीड पैरिटी इन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। ठीक है, फिर चाहे वो 1 यूनिट का हो, 10 यूनिट का हो, 500 यूनिट का हो या 2 यूनिट का हो, वो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, वी नीड पैरिटी, कि जितना सेल्स की बात कर रहे हैं ना, उतना ही रिलेटेड कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया ना? यहाँ पे लगा के मैं ऐसा कर सकता था, 8,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज व्हाट 40%। जब ये 40 लिखते हैं ना, तो लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि सर जब ये 60 दिया था तो वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो कंट्रीब्यूशन 40 होगा। गलत अंडरस्टैंडिंग है ना ये, तो दैट इज 60 रुपीज। दैट डजंट मीन कि अगर आपने ऐसा बोला होता ना वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, तो मैं बोल पाता कि आपका पीवी रेशियो 40% है। ये तो 60 रुपीज़ दिया है, आपका 60 रुपीज़ है, दैट डजंट मीन कि आपका सेलिंग प्राइस 100 है। सेलिंग प्राइस अगर 80 हो, ध्यान से देखना, मान लो ये तो आंसर आने के बाद अपने समझ रहे हैं कि वो 40 है। अगर सेलिंग प्राइस 80 हो और ये 60 रुपीज़ है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 20। तो इन दैट केस अगर अपने चेक करें तो ये जो 60 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है ना, दैट इज़ 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर अपने 60 डिवाइडेड बाई 80 करेंगे ना तो वो 75% होगा, और 20 जो है वो 25% होगा। आई मीन टू से दैट इज़ 60 रुपीज़ नॉट 60%। हाँ, तो कभी कभी बैठ के ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। और ये इतना सब इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अपने इनिशियल लेवल पे आपको अलग अलग थॉट आ सकते हैं। क्लियर है? एक और पैटर्न था इसको निकालने का, खैर हमने तो निकाल दिया 8,000। आप देखना ध्यान से, मैं अभी ऐसा बोल रहा था आपको कि व्हेन बीईपी इन रुपीज़ दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, दैट वी नो। तो बीईपी इन रुपीज़ इज 20,000, ये दिया ही था ना, और जो फिक्स कॉस्ट है वो था 8,000, और पीवी रेशियो एज इट इज़। तो अगर इसको सॉल्व करें अपने तो ये पीवी रेशियो को ऊपर ला देते हैं, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 8,000 और उसको नीचे ला देते हैं 20,000, तो यू विल गेट आंसर दैट इज़ व्हाट, ये कितना हो गया आपका 0.4 सही तो है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। क्लियर है? तो पहला आंसर तो अपने कंप्लीटली निकाल दिया है, दैट पीवी रेशियो विल बी 40%। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सम नंबर 5, अगेन बेसिक वाला पार्ट चल रहा है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, मैं दोनों तरीके से लिखता हूँ, एक बार देखना ध्यान से, C/S मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ, सेल्स 20,000। ऐसा ये रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे लिखने के लिए,
वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, सी फिक्स कॉस्ट इज 8000, ये डेटा दिया था। अब दिमाग लगाया आपने कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 0, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग एट बीपी, तो ये कितना हो जाएगा 8000। अब ये डेटा उठा के यहाँ रख दिया है कि 8000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 40%। और दूसरा था वो फॉर्मूला बीपी इन रुपीज़ इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो बीपी इन रुपीज़ इज 20,000, फिक्स कॉस्ट इज 8000 होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, अगर पीवी रेशियो को अगर इक्वेट करें, देयरफॉर पीवी रेशियो इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट इज व्हाट 0.4 इज इक्वल टू 40%। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये पीवी रेशियो निकाल सकते हो दोनों पैटर्न से। जानबूझ के अपने दोनों कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जितना आप वो दिमाग लगाओगे ना, दैट इज़ बेटर फॉर यू फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, ये आंसर हो गया है। अब देखते हैं दूसरा क्या पूछा उसने, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 40,000। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ध्यान देना। आपका पीवी रेशियो कितना है, 40% ना, तो ध्यान देना यहाँ पे प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज ₹40,000। क्लियर है? तो ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन अगर निकालना हो ना मुझे, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। क्लियर है? जैसे आप ध्यान देना ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर सेल्स। कि अगर हम बोल रहे हैं कि 40% पीवी रेशियो है ना, तो पूरे सेल्स में 40% कंट्रीब्यूशन है और 60% वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, अगर हम प्रॉफिट में है लॉस में, वो तो तब पता चलेगा ना कि आपका जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है क्या वो अपने फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा है। अगर आंसर यस है तो आप प्रॉफिट में हो, अगर आंसर नो है तो आप लॉस में हो। क्लियर है? बट ये बात कन्फर्म है कि पीवी रेशियो इज अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर सेल्स। तो अपने ऐसे निकाल सकते, ध्यान देना। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स कितना था 40,000 ना, और पीवी रेशियो कितना है अपना 40%। तो आंसर इज व्हाट 16,000 रुपीज़। तो ये प्रॉफिट नहीं है, इसके बाद आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन था कितना 16,000 और फिक्स कॉस्ट अगर आपको याद हो तो 8,000, तो 8,000 रुपीज़ का क्या आ गया प्रॉफिट। एक्चुअली ये तो कैलकुलेशन कर दिया मैंने, बट आप दिमाग लगाओ ना एक और पैटर्न से। तो ये क्या था, देखो 40,000 का टोटल सेल्स हुआ है, 20,000 तो कहाँ तक पहुँचा दिया आपने बीईपी में। तो एक्स्ट्रा सेल्स कितना हुआ आफ्टर बीईपी? आफ्टर बीईपी कितना हुआ वो बताओ। ठीक है, तो आफ्टर बीईपी जो हुआ सेल्स वो कितना है 20,000। तो इसी में जो कंट्रीब्यूशन आया होगा वही तो प्रॉफिट होगा, बिकॉज ये वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा ना इसमें, वो तो आपको बीईपी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। आफ्टर बीईपी जो सेल्स किया है, मतलब सेल्स आफ्टर बीईपी रीच आउट होने के बाद, वो कितना है 20,000, उसका 40% कंट्रीब्यूशन तो 40 है, तो ये हो जाएगा कितना 8,000। दैट इज योर प्रॉफिट। यहाँ पे भी तो 8,000 का रिकवरी आया होगा, बट वो कहाँ थे, क्या करवाया उसने, फिक्स कॉस्ट रिकवर करवाया। क्लियर है? एक और टर्म शेयर करना चाह रहा हूँ, ये जो सेल्स आफ्टर बीईपी होता है ना, सेल्स आफ्टर बीईपी, उसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है? ये जितना ज़्यादा हो ना कंपनी उतना सेफ है, बिकॉज बीईपी तक तो रिस्क ही रिस्क है। अब उससे जितना ऊपर हो आप, जितना बीईपी से ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, यू आर ऑपरेटिंग इन कंफर्ट जोन। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत सेल नीचे आया तो भी बीईपी तो बहुत दूर है, बिकॉज हम तो बीईपी से बहुत ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबका ये फोकस होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होना उतना बेटर है। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इनडायरेक्टली एक चीज़ बता दी कि अगर आपको सीधा प्रॉफिट निकालना हो ना, तो प्रॉफिट बीईपी तक सेल्स में नहीं आता है, वो तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करता है। एक बार बीईपी के बीईपी पहुंच जाए, उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें आप बोल सकते हो क्या, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सीधा कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट में। क्लियर है? मतलब अगर हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स सेल्स आफ्टर बीईपी। अपने केस में सेल्स कितना था 40,000 ना, उसमें से बीईपी सेल्स कितना 20,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना 20,000, मतलब बीईपी के बाद। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करे
पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 8,000, दैट इज योर स्ट्रेट अवे आंसर ऑफ प्रॉफिट, वो सीधा आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो तो एक और फॉर्मूला अपने पास आ गया, दो फॉर्मूला एक आ गया एक्चुअली। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये लिखना आप लोगों, वो तो अपने सम बाद में लिखते हैं, मैं लिखवाता हूँ। अभी आप जो अपने फॉर्मूला का सीट है ना, वहीं पे ये दो फॉर्मूला कॉपी करो पहले, वो सम कॉपी करते हैं, सम नंबर 5 अभी कॉपी करते हैं अपने को बाद में। तो सेल्स माइनस बीपी सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर ब्रैकेट में लिखना हो ना तो एक्सेस सेल्स ओवर एंड अबो बीपी सेल, फिर एक हायर इज बेटर, वो तो ऑब्वियस है, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। अब एक मैं फॉर्मूला का प्रॉफिट का सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। प्रॉफिट कितना, तो मैं बोल रहा हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जितना, सेल्स आफ्टर बीईपी, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है वो तो पीवी रेशियो से पता चलेगा ना। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको ये फॉर्मूला भी। तो ये दो फॉर्मूला आप कॉपी कर लो और उसके बाद ठीक है, यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना ना 1 मिनट में। वो जो फॉर्मूला का सीट है ना आपका इनिशियल पेजेस पे, वहाँ पे लिखना है। आई होप आप पॉज करके कर रहे हो कॉपी, तो अपने आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हम लोग निकाल चुके थे प्रॉफिट। ठीक है, इसका अपने कैलकुलेशन अभी बाकी है, इसमें एक और चीज़ है शायद। क्या पूछ रहा है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, सेलिंग प्राइस 10% से रिड्यूस हो जाए तो। अब सुनना ध्यान से, पहले तो अभी कितना सेलिंग प्राइस है वो कहाँ पता है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%। अब ध्यान देना, अभी के हिसाब से मेरे पास कुछ डेटा ये रहा कि एक तो ये पता है कि आंसर नंबर 3 है उसमें कि पीवी रेशियो दैट इज 40%। क्लियर है ना। तो एक चीज़ हमने वो फ्लो सीखा था ना कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज हटाए तो पीवी रेशियो आ जाता है। इस बार पीवी रेशियो कितना है, 40 है ना, और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा तो 60%। अब ध्यान देना, अगर अपने ये सब डेटा जो होता है ना वो सेल्स ये सब में पैरिटी होना चाहिए। मीन्स अगर आप सब पर यूनिट रखो तो सारा पर यूनिट चाहिए, टोटल में रख रहे हो तो सारा टोटल में चाहिए। तो इस बार सुनना ध्यान से, 60 रुपीज़ पर यूनिट दैट वी नो, हमको ये पता है। ठीक है, वो जो 60 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, ये रहा, ध्यान देना, ये दिया है ना, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये 60 रुपीज़ पर यूनिट है विच इज 60% ऑफ योर सेल्स। और जब सेल्स बोल रहा हूँ ना, पर यूनिट सेल्स ही चलेगा, बिकॉज पर यूनिट तो डेटा है। तो अगर ये 60 रुपीज़ है और ये 60% किसका होने वाला है, सेल्स का, तो रिवर्स वर्किंग जाए तो सेल्स तो 100 रुपीज़ होगा। आई मीन टू से एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस मस्ट बी 100 रुपीज़ विद गिवन डेटा, तभी तो ये 60% होगा वेरिएबल कॉस्ट। अगर अपने 40% के हिसाब से रखे तो CPU, आई होप टर्म आपको पता है, CPU कितना होगा, 40 रुपीज़। क्लियर है। अब ये डेटा सब कंपाइल करें, ध्यान देना, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज इज 60%। देयरफॉर, अब ध्यान देना एक और चीज़ जो था यहाँ पे देयरफॉर आएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹60। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज़ है तो अपने लिख पाएंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 60 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, वो इसका जो 60% था दैट इज़ व्हाट, 100 रुपीज़। ये हो गया आपका, एक्चुअली इसको लिखना चाहिए आपको एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये 100 रुपीज़ है। अब बोलो, अब क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में कि इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, तो ध्यान देना अब यहाँ पे, देयरफॉर न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज़ माइनस 10%, दैट इज व्हाट, 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ है ना। अब सेलिंग प्राइस कम करने से वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ना कम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक चीज़ है जिसका कॉस्ट 60 रुपीज़ था, तो पहले हम उसको पहले 100 रुपये में बेच रहे थे, अब आपने डिसाइड किया कि 90 में बेचेंगे, तो लोग ऐसा बोलते सर इसमें भी 10% कम हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। कल को उठ के आप इसको फ्री में बेचना स्टार्ट करो तो क्या ये कॉस्ट नहीं लगेगा क्या?
लगेगा, ऑब्वियस है, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर है? तो ये 60 का 60 ही रहेगा, ये चीज़ ध्यान रहे, ये कॉमन एरर होता है स्टूडेंट से। क्लियर है? ओके, अगर ये 60 है तो जो पीवी रेशियो ऊपर लिखा था ना आपने 40% है, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज अब अगर ये रखे अपने, देयरफॉर न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू, या पहले अपने न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दे, देयरफॉर न्यू सीपीयू is equal to 90 rupees minus variable cost 60, that is what, 30 rupees, and therefore new PV ratio 30 rupees divided by 90 rupees। CPU अभी पर यूनिट 30 है और सेलिंग प्राइस 90 है, 100, तो इसका हो जाएगा 33.33%। PV रेशियो 33.33% विद न्यू डेटा। अब बोलो बीपी निकालना है ना, तो बीईपी इन रुपीस अगर चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब एक बार सुनना ध्यान से, व्हाट इज योर एग्जिस्टिंग बीईपी? 20,000, 20,000 था ना बीईपी आपका, कितना था? अब ध्यान देना, ये रहा 20,000 जो क्वेश्चन में ही दिया था, आई थिंक सो दिया तो था क्वेश्चन में, ये रहा। अब अगर सेलिंग प्राइस कम हो गया है तो मैं विदाउट कैलकुलेशन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हम लोग जो नया बीईपी निकालने वाले हैं, वो जो बीईपी आएगा वो 20,000 से ज़्यादा होगा या कम होगा? मतलब अब 20,000 से ज़्यादा सेल्स करना पड़ेगा टू रीच आउट एट बीईपी, या 20,000 से कम में वो बात खत्म हो जाएगी? तो ये सोचना चाहिए आपको कि बीईपी ऊपर जाएगा, मतलब ज़्यादा दूर जाएगा कि ज़्यादा पास आएगा। बीईपी विल बी मोर देन 20,000 रुपीज़, दैट इज़ कन्फर्म। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज वो जो रिकवरी रेट था ना, रिकवरी रेट पहले था कि आप 100 रुपये का सेल्स करो, 40 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन में आ रहे थे, ठीक है, 40%। अब वो कम होके हो गया 33.33%, ठीक है। तो अब वो जो रिकवरी का स्पीड है वो स्लो हो गया है। तो अगर स्लो हो गया तो आपको टारगेट थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मतलब आपको टारगेट तक पहुंचने के लिए, मीन्स बीईपी तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और आपको यहाँ पे दिखेगा भी, वो आपका फिक्स कॉस्ट था 8,000, ठीक है। अब अपने पीवी रेशियो से डिवाइड करें तो पीवी रेशियो का अगर लिखना हो तो 33.33%, और क्या लिखे अपने 0.3333, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 0.3333, तो आपका आंसर आ जाएगा 24,000 रुपीज़। विदाउट कैलकुलेशन हमको ये पता था कि आंसर 20,000 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो रिकवरी जो है ना बैकग्राउंड में, आप पहला लेक्चर याद करो, वो अभी स्लो हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, अब अगर न्यू बीईपी इन यूनिट निकालना हो, बीईपी इन यूनिट्स, वैसे बहुत सिंपल, आप देखना 24,000 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाय 90 रुपीज़ इज सेलिंग प्राइस ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 266.66 यूनिट। अपने उसको रख देते फॉर्मूला में, दैट 8,000 डिवाइडेड बाय 30 रुपीज़। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू तो है ही, तो वो भी करोगे तो भी आ जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाय 30। आंसर इज 266.66 यूनिट्स। आपको कर देना चाहिए 267 यूनिट्स। क्लियर है? कोई अभी ना ऐसे मैच नहीं करे 267 मल्टीप्लाई बाय 90 करे सर, तो वो तो 24,030 रुपीज़ आ रहा है। क्लियर है? आप तो 24,000 ही बोल रहे हो, तो वो तो थोड़ा राउंड अप है, ठीक है। 267 मल्टीप्लाई बाय अगर 90 करोगे अगर आप, जो उसका सेलिंग प्राइस है, तो वो एग्जिट आंसर थोड़ी प्रोवाइड करेगा, वो 24,030 आएगा, बिकॉज मैंने इसको राउंड अप किया है ना। क्लियर है? तो ये आंसर है आपका आंसर नंबर 5। चलो इसको कॉपी करना आप लोग, वन बाय वन आप पॉज करते जाना और कॉपी करना। ये आपका
फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे पॉज करके कॉपी करो और फिर उसके बाद ये पार्ट 2 स्टार्ट हुआ ना, उसमें सेकंड ये रहा प्रॉफिट वाला पार्ट। क्लियर है? यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लो और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ। क्लियर है? अब यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट सम नंबर 5, आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया है, तो नेक्स्ट सम देखना अपने को, दैट इज सम नंबर 6। चलो सम नंबर 6 आप देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओनली। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी अभी अपने डिस्कस किया है, दैट इज व्हाट, सेल्स ओवर एंड अबो बीईपी। बीईपी से ऊपर जितना सेल्स होता है दैट इज कंसिडर एज ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक बात ध्यान देना ना, यहाँ पे सेल्स कितना है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट था आपका 1,50,000, तो कंट्रीब्यूशन होगा 150 ना, ओके। और उसमें से फिक्स कॉस्ट है आपका 1 लाख, तो राइट नाउ वी आर इन अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। अगर आप प्रॉफिट में हो मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बीईपी के बाद आता है और बीईपी के बाद तुरंत प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। अब हमको वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो कभी कभी है ना एक ये मेंटालिटी आता है, सुनना ध्यान से, कि सर इसमें प्रॉफिट कितना है 50,000 ना, तो 3 लाख में से 50,000 प्रॉफिट निकाल दो तो हम लोग पहुंच गए बीईपी पे, मीन्स बीईपी विल बी 2,50,000 रुपीज़। ये मेंटालिटी आता है और लोग बोलते हैं 50,000 सीधा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। दैट इज नॉट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बीईपी के बाद जो सेल्स है क्या वो पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है? आप समझो ध्यान से, 50,000 तो प्रॉफिट है यहाँ पे, 50,000 बीईपी के बाद का सेल्स थोड़ी ना है, 50,000 इज प्रॉफिट ईयर, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे तो ये अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। किसी को, कुछ स्टूडेंट को बाई चांस ये थॉट आ रहा है कि 3 लाख का सेल्स है उसमें 50,000 प्रॉफिट है, हटा दो तो 2,50,000 बीईपी होगा। जब सेल्स कम होगा ना सेल्स, तो ये जो फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख का 1 लाख रहने वाला, बट ये भी तो कम होगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आप 3 लाख के सेल्स पे, 3 लाख के सेल्स पे अगर 1,50,000 वेरिएबल कॉस्ट है और आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन 1,50,000 है और फिक्स कॉस्ट 1 लाख था, तो प्रॉफिट आ गया 50,000। तो एक काम करो, ये 50,000 से सेल्स कम कर दो, ठीक है। मतलब नया वाला सेल्स रख दे 2,50,000, ये रहेगा 1,50,000, ये रहेगा 1 लाख और ये रहेगा 1 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 0। दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज जब आप ये कम कर रहे हो तो ये भी तो कम होगा। तो इस तरीके से कभी नहीं जाते अपने, ये तो अलग कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। बट ये वाला मेंटालिटी स्टूडेंट में डेवलप होता है, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। कुछ कुछ स्टूडेंट में ऐसा डेवलप होता है, तो अपने तो सारे स्टूडेंट का मेंटालिटी सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ओके। करेंगे क्या, देखना ध्यान से। सेल्स आपका कुछ इस तरीके से है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट इज 1,50,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000, तो आप उसके बाद फिक्स कॉस्ट था 1 लाख, ऐसा जिसका कुछ मतलब नहीं है, तो प्रॉफिट आया कितना 50,000, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट लिखने का कोई सेंस नहीं है, बट लिख दिया एक बार। अगर इसको मैं 100% बोले तो वेरिएबल कॉस्ट कितना 50, अगर 50 है ना 1,50,000 इन 3 लाख, अगर वेरिएबल कॉस्ट 50 है तो पीवी रेशियो भी 50 होगा। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं बीईपी? यस, अगर ये पता है ना आपको, तो एक आंसर निकलेगा बीईपी इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट था 1 लाख और पीवी रेशियो हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। 0.5 आई थिंक से समझ में आ रहा है, तो इट इज़ रुपीज़ 2 लाख। तो अगर ये 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपीज़ इज बीईपी, तो अभी अगर एमओएस निकालना हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो सेल्स मीन्स एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। तो एक्चुअल सेल्स आपका था 3 लाख, सेल्स एट बीईपी 2 लाख, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा ₹1 लाख, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा ₹1 लाख। अब सुनना ध्यान से, एक हम लोग एक चीज़ निकाला था कि प्रॉफिट कुछ ऐसे भी निकलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। अपने रिकनसाइल कर रहे हैं सिर्फ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 1 लाख, मतलब बीईपी के ऊपर आपने कितना सेल्स किया 1 लाख, पीवी रेशियो 50%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। ये तो खैर दिया ही था,
ये पूछा नहीं अपने को, तो यही पूछा है, तो इस तरीके से निकलेगा। क्लियर है? सीधा 50,000 माइनस कर दो, 2,50,000 आ जाएगा। दैट इज़ नॉट रॉन्ग, दैट इज़ नॉट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आप इस तरीके से इसको कॉपी कर लो, एक बार प्रॉपरली लिखते थे। चलो ना, ये हो गया आपका सम नंबर 6 में एक बार प्रॉपर आप लिखना साथ में ही। चलो, सम नंबर 6 बेसिक सेल्स रुपीज़ 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ 1,50,000, तो कंट्रीब्यूशन रुपीज़ 1,50,000। इतना ही एक्चुअली लिखना चाहिए आंसर में, तो ये हो जाएगा। अगर इसको 100 माने तो ये 50, तो ये भी तो 50 हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट, पीवी रेशियो। तो अपने बीपी सेल्स निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था 1 लाख, तो ये आपका बीपी आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस वीपी सेल, तो सेल्स था 3 लाख, बीपी सेल्स हो जाएगा 2 लाख, तो एमओएस इज रुपीज़ 1 लाख। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी वो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर ये ख़त्म हो जाए आपका, नहीं हुआ तो पॉज करके ख़त्म करना, नेक्स्ट सम देखना। चलो आप लोग, दैट इज सम नंबर, एक है ना सम नंबर 8 हमको कैंसिल करना है, ये ध्यान रखना। वो कॉपी हो गया, मतलब रिपीट सम है, सम नंबर 5 जैसा ही है शायद 8। हाँ, 8 आप कैंसिल कर देना अपने साइड से, ठीक है? एक काम करो ना, पहले सम नंबर 10 देख लो। चलो सम नंबर 10 देख लो। ओके, कुछ इस तरीके से दिया है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, पीएन नहीं पीवी रेशियो, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो वो निकालता हूँ मैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा ना, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ठीक है? वो भी निकाल सकते हैं अपने, वो बाद में देखते हैं, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपको आता है ना, रेशियो अपने बाद में देख लेंगे। क्लियर है? ओके, तो बीईपी चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो बाद में देखते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरीके से, फिक्स कॉस्ट दैट इज 30%। अब ये किसका होगा? तो सेल्स का होगा ना, ऑब्वियस दिया है। देखो 20 लाख का सेल है, 6 लाख फिक्स कॉस्ट है, 12 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, 60 नेट प्रॉफिट 10% है, वो भी सेल्स का ही है। तो ये वाला जो पीवी रेशियो बोल रहा है ना, वो तो सिंपल हो गया। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो पीवी रेशियो हो जाएगा आपका कितना? 40। और अगर आपका पीवी रेशियो आ गया है तो यू कैन कैलकुलेट बीईपी। बीईपी इजीली आ जाएगा। बीईपी क्या होता है? बीईपी इन रुपीस। अपने यूनिट में नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज यूनिट का कोई इन्फॉर्मेशन पर यूनिट का अवेलेबल नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट तो दिया ही है 6 लाख, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज 0.4। ये भी समझ में आ रहा है 0.4, तो वो आ गया 15 लाख। अगर ये 15 लाख आ गया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी तो आ जाएगा, क्योंकि टोटल सेल्स 20 लाख है, बीईपी 15 लाख, तो 5 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालने के लिए आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, बट यू कैन इजीली कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद गिवन डेटा। क्लियर है? तो हम सब इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलो ध्यान देना आप लोग, दैट इज सम नंबर 10। बेसिक। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, सेल्स 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 12 लाख दिया ही था ना, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 लाख। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया था 6 लाख, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2 लाख। क्लियर है? अब अगर अपने को पहले पीवी रेशियो पूछा है तो मैं तो सीधा लिखूंगा ना 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, क्यों C/S करे, तो 100% माइनस वेरिएबल और कॉस्ट इज 60, तो ये हो गया 40। उसके बाद बीईपी सेल्स, तो 20 लाख, 20 माइनस 100, 100 माइनस 60, तो 60 हो जाएगा। 60 माइनस 100 तो 40 हो जाएगा।
पूछा ही है, नहीं पूछा होता तो भी निकालना पड़ता बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है। बीईपी के बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं क्या आपने? पहले चलो बीईपी खत्म कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट आपका था 8 लाख, पीवी रेशियो 0.4, तो ये आंसर आ गया 15 लाख रुपीस। ओके, अब एमओएस निकालना हो तो सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, एमओएस रेशियो नहीं, अभी एमओएस से निकालना है, तो ये हो जाएगा 20 लाख। सेल्स तो 20 लाख का था, 20 लाख, इसमें से 15 लाख माइनस करे तो ये हो जाएगा 5 लाख रुपीस। क्लियर है? ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो देखना ध्यान से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, तो वो क्या होगा कि टोटल सेल्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने परसेंटेज है इन टोटल सेल्स, ठीक है? तो हमारा टोटल सेल्स 20 लाख का है, उसमें 5 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो बस यही फॉर्मूला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेशियो क्या काम आता है देखना, मैं बताता हूँ। तो ये 5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 25% है। दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मीन्स अगर कंपनी का जो टोटल सेल्स है उसमें से 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मीन्स कंपनी इज ऑपरेटिंग ओवर एंड अबव बीईपी, और जो सेफ्टी परसेंटेज है ना वो 25% है। क्लियर है? मतलब अगर अपना अभी 1 लाख का सेल्स है ना, तो 25% ऐसा है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अपने बीईपी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ये परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा ना उतना बेटर होगा। मतलब ये अगर 50 होता तो ज़्यादा बेटर है ना, बिकॉज तब क्या होता, 20 लाख का टोटल सेल्स है, ठीक है, उसमें से अगर 50 करना है ना, तो मान लो बीईपी को अपने स्टेबल रखते, तो बीईपी तो 15 ही है, ठीक है, बीईपी 15 है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 15 होता, मतलब टोटल सेल्स कितना करते हैं अपने 30 लाख का, तब जाके मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आता, 50% ना। ये बीईपी तो 15 है ही, एमओएस 15, टोटल सेल्स 30, तो अपने लगते हैं ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी 15 डिवाइडेड बाय 30 टोटल सेल्स, तो वो हो जाता 50%। तो जितना हायर हो ना उतना बेटर है। क्लियर है? ये कौन से एनालिसिस में काम आता है? तो जब अपने कोई भी कंपनी का इवैल्यूएशन करते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी का अगर अपने इवैल्यूएशन करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज ये कंपनी कितनी सिक्योर्ड पोजीशन पे है। जैसे फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसे ये वाला इवेंट जो अभी हुआ, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, ठीक है। जो कंपनी, सुनना ध्यान से, 2 तरीके की कंपनी है। मान लो प्रीवियस ईयर में हम 2 कंपनी को एनालिसिस कर रहे थे, और लेट्स एज्यूम दैट कि ए कंपनी ए है, मैं इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ए और बी है। हमने एज ए इंडस्ट्री हमने ये डिसाइड किया है कि हमको ए और बी में से एक कंपनी को टेक ओवर करना है, मर्जर करना है, या कुछ और रीजंस होगा, ठीक है, हमको वो कंपनी बाय करना है। तो हमने सब एनालिसिस कर दिया, सब जगह पे वो इक्वल थे, ठीक है, दोनों का प्रॉफिट भी इक्वल है, सब तरीके से वो इक्वल था। बट इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था ना, वो थोड़ा ज़्यादा था। मान लो वो था आपका 40%, समाउ उसका फिक्स कॉस्ट कम होगा या वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरीके से है, तभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका ज़्यादा है, और इसका आया 35%, या इसको रखते हैं अपने 25%, ठीक है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे जाएं, सेल्स दोनों का इक्वल है, बट इसका ना बीईपी जल्दी आ जाता है समाउ, ठीक है, इस वजह से उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा है। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब चलो दोनों कंपनी का सेल्स मान लो 40 लाख है, ठीक है, इसका बीईपी है 24 लाख और इसका बीईपी था 30 लाख। समाउ कुछ रीज़न होगा ना, इसका फिक्स कॉस्ट कम होगा मान लो, या वेरिएबल कॉस्ट कम होगा, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे बीईपी जल्दी आएगा, फिक्स कॉस्ट इसका कम होगा टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर अपने निकाले ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 40 लाख दोनों का सेल्स है, तो इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 16 लाख, और इसका कितना होगा 10 लाख। मैं ये ए का डेटा बोल रहा हूँ और ये बी का। तो अगर इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकालेंगे, रेशियो, तो वो आएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ व्हाट 40%। और इसका आएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ व्हाट 25%। क्लियर है?
तो अगर अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखें तो ये बेटर है ए कंपेयर टू बी। अब अगर आपको टेक ओवर करना है, एक बार ये डेटा हटा देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेटा, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था। तो अगर हमने, अब ध्यान देना, प्रीवियस ईयर हम एनालिसिस कर रहे थे और हमने थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फोकस किया, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड कंपनी ए कंपेयर टू बी जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या प्रोवाइड करता है ये आपको कंफर्ट का जो लग्जरी होता है ना वो प्रोवाइड करता है। ये जो इवेंट हो गया दैट इज कंसिडर एज ए ब्लैक शॉन इवेंट, ठीक है। वो थोड़ा मार्केट का लैंग्वेज है, जो एबनॉर्मल इवेंट होता है ना, कभी कभी रेयर टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर, उसको ब्लैक शॉन इवेंट बोलते हैं। तो इस केस में ये कंपनी ज़्यादा अच्छा वो चीज़ को टैकल कर पाएगा बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन अ कंफर्ट जोन ऑफ 40%, ठीक है। ये भी कर पाएगा बिकॉज वो कोई लॉस में नहीं है, बीईपी के बॉर्डर लाइन पे नहीं है, बट फिर भी इसके चांसेस है कि अगर ज़्यादा इफेक्ट हो गया ना तो ये कंपनी सीधा लॉस में चली जाएगी। इसके भी चांसेस है, बट इसका टाइम बाद में आएगा, और ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम हुआ तब जाके इसका चांस लॉस में आएगा बिकॉज ही इज सिटिंग एट अ कंफर्ट ऑफ 40%, क्लियर है, और वो 25% के कंफर्ट पे ही बैठे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एनालिटिकल टूल कि कंपनी का जो पोजिशनिंग है ना वो चेक करने के लिए काम आता है वो, क्लियर है। तो इस तरीके से रेशियो यूज होता है। जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा हो ना, परसेंटेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, दैट कंपनी इज कंसिडर गुड, ठीक है, वो कंपनी बेटर कंसिडर की जाती है। चलो आप ये लिख देना आप लोग यहाँ पे पॉज करके, ये आंसर 40, देन बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया वो, और देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपको वो बोलना चाहिए, दैट इज परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन योर टोटल सेल्स, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। क्लियर है। चलो लास्ट सम फॉर दिस लेक्चर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ओके, बीईपी अगर अपने निकालना हो इन यूनिट्स और इन रुपीस, तो वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अगर सीपीयू से डिवाइड करें अपने तो यूनिट में आ जाएगा, और पीवी रेशियो से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, रुपीस में। अब ये नया आया ना कैश ब्रेक इवन पॉइंट, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट में एक ही चीज़ है, ठीक है, कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ना उसमें नॉन कैश आइटम को हटा दो, उतना ही रिकवर करना चाहो, ठीक है, उतना ही सिर्फ रिकवर करना है मुझे, आप समझना ध्यान से। अगर अपना सीपीयू, सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो है डेटा वही लेते हैं, 20 रुपये है, 60 माइनस 40, आई होप समझ में आ रहा है। और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 2 लाख, 2 लाख का रिकवरी करना है, 2 लाख रुपए का रिकवरी करना है, और एक यूनिट से आप 20 रुपीज़ का रिकवरी करोगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज व्हाट, 10,000 यूनिट ना। अब 10,000 यूनिट्स में ये पूरा का पूरा 2 लाख रिकवर हो जाएगा, ठीक है, जो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट है। बट क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स इन फिक्स कॉस्ट ₹50, ये 2 लाख रुपए में से 50,000 तो मैंने किसी को दिए ही नहीं क्योंकि वो तो डेप्री था, तो अगर दिए ही नहीं तो वो कैश में गया ही नहीं। कैश में जो गया ना उसको रिकवर करो, तो कैश में कितना गया है, 150, तो बस आप जब इसको रिकवर कर लोगे ना दैट विल बी कंसिडर एज ए कैश बीईपी। ये क्या होगा, तो रेंट होगा, अकाउंटेंट सैलरी होगा, वो किसी और को कैश में दिया होगा, तो जब इसको रिकवर कर पाओगे तो दैट इज कंसिडर एज अ कैश बीईपी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20 ना, तो आंसर 10,000 नहीं 7,500 ही हो जाएगा। उसको बीईपी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैश बीईपी। तो अगर उसको सॉल्यूशन करना है अपने तो ध्यान देना, चलो दैट इज सम नंबर 7 ना, बहुत सिंपल है, सम नंबर 7 अगेन बेसिक, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर आपके पास सीट है तो देखना 60 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 है, तो सीपीयू कितना हो गया आपका 20। अब टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज ₹2 लाख, उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर दे दैट इज ₹50,000, तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 है ये। अब कैश बीईपी निकालना हो ना, कैश बीईपी, तो अगर आपको इन यूनिट्स निकालना है तो आएगा कैश बीईपी इन यूनिट्स, तो आएगा कैश फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय CPU। तो कैश फिक्स कॉस्ट तो 1,50,000 रुपीज़ है, CPU कितना है 20, तो आंसर आ गया 75,000 यूनिट। अगर BP इन रुपीज़ चाहिए तो अपने इसी को यूज़ कर देते ना, ये डेटा को, कैश BP इन रुपीज़, सॉरी यूनिट नहीं रुपीज़, ठीक है। तो हो जाएगा 7500। व्हाट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज 60। ये BP नहीं आया, ये आपका आया कैश BP। तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 4,50,000 रुपीज़। दैट इज व्हाट कैश BP इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो यहाँ तक रखते हैं अपने। आपको ना कल ही, आज 4 मई है जो अपने ये रिलीज कर रहे हैं, आपको कल ही दूसरा लेक्चर मतलब पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3 ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग शेयर किया जाएगा। मोस्ट लाइकली आने वाले 5-7 दिनों के लिए रोज एक लेक्चर्स आपसे शेयर किया जाएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो प्रॉपरली आप डेली बेसिस पे इसको कंप्लीट करो तो बेटर रहेगा। क्लियर है? ओके, यहाँ तक रखते हैं।